स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएलए अंबाला भी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग संदीप जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग तपन जी एंड ऑल यू। तपन सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताइए, जो बातचीत हुई है कल ईरान और यूएस के बीच में, बेनतीजा कह तो नहीं सकते, क्योंकि बेनतीजा तब होता अगर ये बातचीत खत्म हो जाती। एक होप फिर से जाग गई है कि अगले हफ्ते के लिए इन्होंने बोला है कि फिर से बातचीत होगी। ओमान जो कि मीडिएटर हैं इन दोनों की बातचीत में, उन्होंने कहा है कि बातचीत में कुछ प्रोग्रेस हुआ है। पिछले हफ्ते जब बातचीत हुई थी दूसरे दौर की, तो अब इनके खुद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि एक जनरल एग्रीमेंट हो चुका है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं। हालांकि मैंने इन बिटवीन द लाइन्स ये भी पढ़ा है कि यूएस चाहता है कि 0% इनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो 0% पर ईरान ले आए, जो कि वो लाने के पक्ष में नहीं है। तो कैसे समझे सर इस बातचीत को? कुछ हल निकल रहा है, कोई बातचीत आगे बढ़ रही है, या फिर मामला और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है? नहीं, संदीप जी देखिए, ये काफी टाइम से ये चीज चल रही है ईरान और यूएस की। और ये इजी नहीं है इतना सॉल्व करना, क्योंकि ये जैसे बात कहना कि एनरिचमेंट वो जीरो पे नहीं लाना चाहते। द रीजन इज ईरान चाहता है कि कहीं ना कहीं वो पावर सेक्टर में कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर वहां भी यूज करे, कोई और सेक्टर में भी यूज करे, वहां ऐसे मांगे हो उनकी। और यूएस चाहता है कि नहीं आपने, क्योंकि जिस तरह से कि ना छवि है ईरान की, वो कहीं भी कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए, यूएस मुझे इसलिए लग रहा है कि यहाँ इतना फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि यूएस को खुद के वहाँ प्रॉब्लम ज्यादा है। अभी आप जिस तरह से ट्रम्प नो टैरिफ के मामले में अपने ही सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं और साथ काफी कांग्रेसमैन से लड़ रहे हैं, तो उनका फोकस काफी हद तक इंटरनल यूएस पे है और टैरिफ पे है। ईरान पे कम थोड़ा फोकस होगा, और मुझे लग रहा है कि ये ड्रैग होता जाएगा जब तक हो सके उतना। 99%, मुझे लग रहा है 95% दे विल ट्राई टू गेट इट थ्रू नो टॉक्स ओनली। रीजन इसके, ईरान छोटा कंट्री नहीं है, ईरान वेनेजुला नहीं है, उसकी मिलिट्री बहुत ही बड़ी है और अच्छी भी है। तो वहां मुझे नहीं लगता कि वो ट्राई करेंगे कि कोई, बस वो दिखावा है कि जो आगे बात है इन तरह से इनडायरेक्ट प्रेशर करना। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या होता है। लेकिन ईरान चाहता है कि कहीं ना कहीं उसको छूट दी जाए कुछ और सेक्टर में यूज करने के लिए। वो खुद बोले कि हम लोग न्यूक्लियर बना नहीं रहे, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे, लेकिन कोई उनको मार नहीं रहा है एक्चुअली। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये ड्रैग होगा। आई थिंक मार्केट को इससे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए मार्केट, क्योंकि ये काफी टाइम से चल रहा है। आई थिंक जब तक नहीं हुआ तब तक मार्केट तो वही रहेगा। मार्केट को और काफी बड़ा फोकस है, जो एआई है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा, और अपने लिए अर्निंग सीजन एनएफआई की कब वापसी होती है वहां पे ज्यादा फोकस रहेगा। इनफैक्ट मेरा अगला जो सवाल था ना अबीले मैम, ये एफआईएस की और ही था। एफआईएस ने कल आप देखेंगे इंडियन मार्केट्स में 3,466 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। कई दिन तक आप देखेंगे ना तो थोड़ा 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 वो खरीदते हैं और एक ही बार में इतनी बड़ी बिकवाली कर देते हैं कि सारा एक साथ लेवल हो जाता है मामला। तो कल डीआईएस ने भी 5,032 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो जाकर आप देखेंगे बाजार हमारा फ्लैट बंद हुआ है। ऊपरी स्तरों से हमने जो प्रेशर बनता हुआ देखा। एफआईएस हर हायर लेवल पे बिकवाली भी कर रहे हैं, मुनाफा वसूली भी कर रहे हैं। नेट नेट आप देखेंगे इस महीने में अब तक 895 करोड़ रुपए के आसपास की अब खरीदारी का नंबर उनका बचा है। इस पूरे महीने में आप देखेंगे ना, मेरे पास तो पूरे महीने का डेटा है, 1 2 3 और 4 बार हुआ, 3 या 4 बार हुआ है ऐसा, जब उन्होंने बड़ी बड़ी बिकवालियाँ की हैं, जिससे पूरा खेल पलटता हुआ देखा, जैसा हमने कल भी होता हुआ देखा है। तो कल उतनी बड़ी बिकवाली नहीं थी जितना हमने 13 फरवरी को देखी थी, 7,395 करोड़ रुपए की। आई थिंक वो भी शुक्रवार ही था, और आज फिर शुक्रवार है, तो आज किस तरह का मंजर बनेगा। उससे पहले ही थर्सडे को ही 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईएस की ओर से हो गई। तो वीएलए मैम, इनकी नंबर्स को कैसे समझा जाए? जैसे आ रहे हैं, जैसे ट्रेड हो रहा है वैसे होने दें, अभी दिमाग ना लगाएं या थोड़ा और समय बिता दें? देखिए अभी संदीप जी, ये वाली मार्केट में हमको सिर्फ ये देखना है कि हम ट्रैक क्या कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या हम इंडेक्स को, निफ्टी इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, जो कि इजीली हमारे जो 2-3 मेन इंजन्स हैं निफ्टी को ट्रैक करने वाले, रिलायंस, एचडीएफसी, और अभी तो खैर मेजरली आपका आईटी भी चल रहा, आईटी से भी हो रहा है। बट ये दो मेजर स्टॉक्स है। अगर आपको सिर्फ निफ्टी इंडेक्स के बेस पर अपने ट्रेड्स प्लान करने हैं तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास है रिलायंस 1340 और 1430 की रेंज में अच्छा ही है खरीदने लायक, आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। एचडीएफसी अभी 900 के आसपास की इस वाली रेंज में, ये खरीदने लायक है, बुरा नहीं है। सो डिपेंड करता है कि आप ट्रैक क्या कर रहे हो। क्योंकि मैंने ये बात इसलिए बोली है कि आप ब्रॉडर मार्केट के बाकी चीजों, अगर आप दूसरे स्टॉक्स को, दूसरे स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वहां कुछ और ही कहानी चल रही है, जबकि इंडेक्स यू नो अलग है, इंडेक्स अलग मूवमेंट दिखा रहा है।
तो बस उतना ही बोलूंगी, ज्यादा नहीं। बट फिलहाल के लिए अगर आपको एक सीरियस इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है, सो देयर इज अ रेंज, एंड दैट रेंज टू मी इट्स लाइक करंट प्राइस विच इज 25,500 आज के मार्केट में मोस्टली होगा, एंड डाउन साइड में 24,200 टू 300 रेंज। यही रेंज में एक्यूमुलेशन होती रहेगी आपको अगले कुछ मंथ्स के लिए। सो दिस इज अ गुड रेंज टू ट्राई टू एक्यूमुलेट फॉर द इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। तो आपको ये डिसाइड करने की जरूरत है। और बाकी रही बात, वापस आते हैं एफआईआईज के ऊपर, तो परसों की मार्केट में, कल की मार्केट में तो इन्होंने भी बेचा एंड हमारे डीआईएस ने खरीद लिया। सरप्राइजिंगली अगर आप एक और डेटा देखेंगे तो परसों की मार्केट में दोनों हैंड्स, एफआईआईस एफपीआईस ने डीआईएस ने दोनों ने बाय किया था, फिर भी मार्केट नेगेटिव ही गिरा क्लोज हुआ था। और बहुत वोलेटाइल भी था। सो हम्म। अब इसमें किस चीज को आप देखेंगे, रिलायंस को देखेंगे, एचडीएफसी को देखेंगे? तो ये चीज मैं इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आपको ये देखना है इंडेक्स की बेस पर ट्रेड प्लान करने हैं, ट्रैक टू हम्म। स्टॉक्स एचडीएफसी एंड रिलायंस। बाकी अगर आपको सेक्टर ढूंढना है कि सेक्टर में क्या चल रहा है, एफआईआईस विल कीप ऑन सेलिंग। मेरा अभी भी वो स्टैंस जो मैंने बोला है, मतलब एक साल तो पिछले साल भी बोला था और अभी ये वाला साल भी, या ये वाला साल भी हमको सेलिंग वाला ही साल दिखने की बहुत ज्यादा चांसेस है, अनटिल अनलेस कुछ हमारे जो हमारे जो करेंसी है वो ब्यूटीफुल नंबर मोस्ट एक्सपेक्टेड कम से कम 80 के आसपास तो आ जाए। लग 80। नहीं रहा है कि वो अभी आएगा, तो ये एक बड़ा सेटबैक रहेगा। अब हमको एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, देखिए कंडीशन ऐसी है कि वी नीड टू पुश आवर एक्सपोर्ट्स आल्सो। तो अगर हमारी करेंसी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो एक्सपोर्ट और दब जाएंगे। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। तो ये सारी चीजें ऐसी हो रही है कि आप इसमें एक बटन दबा के आप ठीक नहीं कर सकते। तो उन जब अब इसको टाइम लगेगा इस पूरे प्रोसेस को, होपफुली ठीक भी हो जाए। लेकिन आपकी एफआईआईस का स्टैंस जो है वो अभी भी सेल ऑन राइज का या फिर एग्जिट फ्रॉम इंडियन मार्केट ही रहेगा फॉर अनदर कपल ऑफ मंथ्स। ये तो पूरी बात अभी भी है। तो इसी हिसाब से आप प्लानिंग करिए, जो भी ट्रेड्स हैं, जो भी सेक्टर्स हैं, उन पर फोकस रखिए। जैसे कि कुछ सेक्टर्स अभी भी हैं, आप निफ्टी ऑटो ट्रेड के पर्पज से आप निफ्टी ऑटो में ध्यान रख सकते हैं। आप डिफेंस को थोड़ा बहुत स्टॉक वाइज जो आपकी पसंद का हो, निफ्टी डिफेंस देख सकते हैं। देन दबे हुए भाव में 29,000 के आसपास अगर आपको निफ्टी आईटी मिल जाए, वहां पर थोड़ा मौका ढूंढ सकते हैं। निफ्टी एनर्जी, जो मैं पिछले 2 महीने से लगातार बोल रही हूँ कि निफ्टी एनर्जी में मौका है, अब वहां पर थोड़ी सी स्लो मूवमेंट अगले 1-2 हफ्ते या फिर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, तो वहां पर रुकिए फ्रेश एंट्री करने से पहले। और ये 2-3 सेक्टर जो और गिनाए हैं, इनमें आप मौका ढूंढ सकते हैं। ऑटो, डिफेंस, एनर्जी, इनमें आप मौके ढूंढ सकते हैं और अगले 2 महीने तक आप कह रही हैं कि एफआईआईस हर उछाल पर बिकवाली ही करते हुए नजर आएंगे। तपन सर, वायदा बाजार के अगर हम आंकड़े देखें ना तो वो कुछ और ही पिक्चर बयां कर रहे हैं। वायदा बाजार में आप देखिए 7-7.5% तक जो लोअर लेवल पे पहुंचा था इनका लॉन्ग शॉर्ट रेशो, वो बढ़कर आप देखिए सर 21-22% पर आ गया। कल भी आप देखिए 248 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईस की ओर से खरीदारी हुई है। भले इंडेक्स ऑप्शंस बेचे गए हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में भी बिकवाली हुई है। नेट नंबर 2023 करोड़ रुपए की बिकवाली का है। लेकिन लॉन्ग शॉर्ट रेशो में आके अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग शॉर्ट रेशो धीरे धीरे से ही इंच अप हो रही है। वैसे हमने ये नंबर काफ़ी ऊपर जाता हुआ देख लिया था, 29% के आसपास भी हम पहुंच गए थे 23 फरवरी की जहाँ तक बात है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर से नीचे आता हुआ दिखा। ये एक्सपायरी से आई थिंक एक दिन पहले का नंबर था, 23 तारीख का। तो एफआईआईस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो अपना स्टैंस धीरे धीरे से ही बदल रहे हैं, शॉर्ट पोजीशंस कम कर रहे हैं, लॉन्ग पोजीशंस ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी साफ है कि वो एक तरफा मूव नहीं दिखा रहे हैं। ये भले ही कैश सेगमेंट में देख लीजिए, चाहे वो वायदा बाजार में देख लीजिए, 29% का नंबर है ना, उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो सर, इनके नंबर्स को डेली बेसिस पर ट्रैक करें या फिर अपनी पोजीशन अपने हिसाब से मैनेज करें? फेब्रुआरी मंथ तो एफआई ने ना काफी हद तक ना बाई किया है, क्योंकि जितना मैंने देखा है कि नेट पोजीशन 900 करोड़ की पॉजिटिव है। यानी आई थिंक ये लास्ट 7 महीने के बाद हम लोग कह सकते हैं ना कि ये कुछ नेट पॉजिटिव जा रहे हैं। तो एक तरह से रुख तो बदला है। और वन ऑफ द रीजन वॉज जो हमारा इंडिया और यूएस की जो डील हुई थी, उसके बाद थोड़ा रुख बदला था। और कहीं ना कहीं इंडिया यू के डील हुई और वो सब थोड़े पॉजिटिव पॉइंट आए, प्लस बजट ओके आया, और है ना कंपैरेटिवली क्वार्टरली अर्निंग ओके थी। तो थोड़ा रुख तो बदला है, लेकिन जैसे आपने बोला वो थंपिंग बाय दिख नहीं रहा है। वो थंपिंग बाय कब आएगा? जब रियली में अर्निंग सीजन पिकअप होगी, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अभी भी हम लोग बाकी सब कंट्री से काफी महंगा है। रुपया हमारा अभी भी वही 90-91 के आसपास घूम रहा है, तो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो उनके लिए वो करेंसी में भी लॉस होता है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि रुपी कहीं ना कहीं यहाँ आसपास स्टेबल होना चाहिए, 88 to 91 के आसपास स्टेबल होना चाहिए। तो एफआईआई दो चीज ध्यान में रखेंगे। एक तो
फेड में क्या रेट कट आता है कि नहीं, जो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर वहाँ रेट कट आता है तो हमारी कंट्री में भी फ्लो आ सकता है, लेकिन वहाँ लग रहा है कि इस बार रेट कट नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी पिचअप हो गया है। यहाँ बस एक नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल सेकेंड वीक से किस तरह से अर्निंग सीजन जाती है, वहां पे बहुत कुछ डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि एट द एंड अगर हमारा वैल्यूएशन अगर स्टेबल हो जाए, या स्टेबल नहीं के जस्टिफाई कर ले एफआईआई उनको लगे, तो ये आएंगे। तो पर एक पॉजिटिव, जैसे आपने भी बोला कि थोड़ा नेट पॉजिटिव हुए, तो अभी देखना है कि अर्निंग सीजन कब सुधरेगी, तो हम लोग एक दो क्वार्टर में एफआई का अच्छा फ्लो देखेंगे, और तभी हम लोग आई थिंक कन्विंसिंगली कहते हैं ना 26,300 क्रॉस करके 27,000 तक जाएगा एफआई की भी ना। मुझे नहीं लगता कि वी कैन टच 26,500 और 27,000 ऑल्सो। तो चौथी तिमाही के नतीजों में सुधार एफआईएस की वापसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। मैं बस सर ये गॉज करना की कोशिश कर रहा था कि छोटे मझोले स्टॉक्स जो कि सेंटिमेंट ड्रिवन होते हैं, जो कि बाजार की ब्रेड्स बताते हैं, एफआईएस भले ही उनको टच करें ना करें, लेकिन उनकी अगर लार्ज कैप में या फिर बाजार में इंडेक्स लेवल पर भी खरीदारी आती है तो वो काफ़ी हद तक स्मॉल कैप मिड कैप को सपोर्ट कर देती है। तो उनको कैसे अप्रोच किया जाए? मिड कैप स्मॉल कैप में जो स्थिति है, जैसे प्रमोटर्स लगातार कुछ कुछ कंपनियों में बाइंग कर रहे हैं, क्या हमें भी सिलेक्टिवली मिड कैप स्मॉल कैप को टच करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, भले ही स्टैगर्ड वे में? ये देखिए, मिड के स्मॉल के अभी भी थोड़े प्रेशर में तो है ही काफी हद तक। अगर मैं लास्ट रिजल्ट सीजन भी देखूं तो डोमेस्टिक सेगमेंट में कुछ बैंक्स और एनबीएफसी और कुछ कुछ सेगमेंट में अच्छा रहा, हॉस्पिटल्स हो या होटल्स हो, लेकिन काफी सारे अदर सेगमेंट, खास करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेगमेंट में बहुत मार पड़ी है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि स्मॉल केस और मिड कैप का टाइम इतना आया नहीं है। हाँ, लेकिन वैल्यूएशन उस तरह से है कि जो अगर आपका लंबा होराइजन हो, मे बी 1.5-2 साल का, तो आप धीरे धीरे लेना चालू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर देखें तो जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है, उसका इम्पैक्ट अभी धीरे धीरे आ रहा है। अगर एफएमसीजी में देखो तो उतना नहीं आया था, क्योंकि वो एडजस्टमेंट हुआ था, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में एडजस्टमेंट जीएसटी रैशनलाइजेशन का फायदा होगा। शायद 25 बेसिस पॉइंट आरबीआई से रेट कट भी आए, तो धीरे धीरे आई थिंक स्मॉल कैप मिड कैप बढ़ेंगे, लेकिन सबसे बढ़ेंगे सबसे पहले तो लार्ज कैप ही। तो अगर 1.5-2 साल का अगर आपका है तो अभी से थोड़ा बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी वैल्यूएशन थोड़े ठीक ठाक हुए और वो गिरे भी अच्छे खासे, तो उस तरह से हमें देखना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये बात होगी एफआईएस की। और विदेशी संकेतों की, घरेलू संकेतों की बात करें तो रुपए की बात जैसे तपन जी आप कर ही रहे थे, तो कल आप देखेंगे तो रुपया 4 पैसे मजबूत हुआ, 90.95 वाला 90.91 पर आकर सेटल हुआ। विनय मैम, आप कह रही थी कि 80 का लेवल तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, मतलब 80 आए, मतलब उसकी तो अभी कहाँ हम 91 के आसपास खड़े हैं। एक रियलिस्टिक लेवल दे दीजिए जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो जिससे थोड़ी स्थिरता आ जाएगी, जैसे तपन सर कह रहे हैं 88 से 91 का लेवल। संदीप जी, यही वो रियलिस्टिक नंबर है जहां पर आपके एफआईआईस आपके मार्केट में आएंगे। अगर ये नंबर नहीं आता है मेरी ओपिनियन में, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग इन द कंट्री और इन एनी इकोनॉमी। तो मुझे तो बिल्कुल आएगा तो ही ये इनका रुख बदलेगा, क्योंकि जिस तरह से जीडीपी ग्रो देखिए 8 पर 10-12% के 10% के ऊपर पर एक्चुअली ये ग्रो होना चाहिए। और जो हमारा आप मैं आई वांट टू गो टू इकोनॉमिक्स, मतलब थोड़ा सा ही जिस स्पेस पर हम बढ़ रहे हैं, जिस स्पेस पर हमारा करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो वो जो जो 2047 का जो ये विजन हम सब लेकर के चल रहे हैं एज एन इन्वेस्टर या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उसमें गैप है। उस गैप को या तो आप अपनी ग्रोथ की पेस को बढ़ा दो, तब हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स इतने जिस तरह से नए डायनामिक्स आए हैं ग्लोबल मार्केट में बिजनेस को लेकर के, यानी ट्रेड्स को लेकर के, ग्लोबल ट्रेड्स को लेकर के, वो लग नहीं रहा है कि वो पेस अभी उतना जल्दी आएगा। 12% का जीडीपी ग्रोथ इजी नहीं है इस मार्केट में अचीव करना, या फिर आप अपनी करेंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो जब तक ये हो नहीं रहा है तब तक एफआईआईएस का स्टैंस मुझे नहीं लगता चेंज होगा। और तो अब दोनों में से एक चीज इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल ट्रेड टैरिफ सिचुएशंस, तो दैट्स आपकी एक सर्टेन कंट्रोल में, उससे ज्यादा कंट्रोल आप कर नहीं सकते। बट क्या करेंसी को लेकर के मुझे नहीं पता है कि सेंट्रल बैंक की क्या पॉलिसीज फर्दर फ्यूचर में आएंगी, गवर्नमेंट का क्या रुख होगा, क्योंकि एज आई सेड कि अगर वो लोन सस्ता करते हैं तो जीडीपी को कंसर्न होगा, अगर वो रुपी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं तो एक्सपोर्ट डेंट होंगे, तो इट्स वेरी टफ सिचुएशन। तो नंबर तो वही है, मैं इस नंबर को ही ऐसा नंबर देख पा रही हूँ कि अगर ये 80 के आसपास आए
तो FIS का रुख बदल जाएगा। फिर वहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग, एक जो होता है ना कि जो बुल रन हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं 2022 में, 2021 में, वैसा कुछ हो सकता है। बट टिल द टाइम वो नंबर नहीं आता मुझे, और मैं उस नंबर को ही देखना चाहती हूँ, मतलब क्योंकि उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि या तो आप जीडीपी का जो ग्रोइंग रेट है उसको बढ़ा लो, जो मुश्किल लगता है, या फिर आप करेंसी के डेप्रिसिएशन लेवल को घटा दीजिए। आज ही नंबर आना है बल्कि जीडीपी का तीसरी तिमाही का नंबर एक्सपेक्टेड है कि 8% के आसपास आएगा। तपन सर आप भी अगर चाहें तो इस पे कुछ ऐड कीजिएगा नंबर को लेकर। बाकी मैं सर ज़्यादा इंटरेस्टेड इस बात को लेकर हूं कि जो पीएम मोदी साहब का 2 दिन का इजराइल का दौरा था ना, उसको लेकर कुछ ऐलान आए हैं कल सामने। कल दोपहर के आसपास से ये आने शुरू हो गए थे, जिसमें एडुकेशन, एआई और साइबर सिक्योरिटी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जिनके समेत कई कई सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसको लेकर समझौते हुए हैं। और एक एफटीए को लेकर भी बातचीत हुई है जिसको पीएम मोदी साहब ने कहा कि हम बहुत जल्द अंतिम रूप देंगे। इसको लेकर मैं पढ़ रहा था सर, मई में दोबारा दोनों देशों की बातचीत होने वाली है। तो इसमें क्रिटिकल मिनरल्स और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें दोनों देशों ने पार्टनरशिप का ऐलान ऑलरेडी किया भी है। कुछ कुछ जो डिटेल्स निकल के सामने आई हैं, यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया है। और डिफेंस में बोला गया है कि दोनों देश मिलकर रिसर्च करेंगे और नई टेक्नोलॉजी को डेवलप भी करेंगे। दोनों देश मिलकर हथियारों का जो संयुक्त उत्पादन है उसको भी बढ़ाएंगे। तो सर ये डिफेंस स्पेस के लिए आप इस पार्टनरशिप को या फिर जो दौरा है उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कल हमने देखा था इसी उम्मीद में कि बड़ा डिफेंस को लेकर अनाउंसमेंट होगा। कुछ डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी अच्छा चल रहे थे, डेटा पैटर्न्स उसको लीड कर रहा था 6% के आसपास के गेंस के साथ। इन ऐलानों के बाद जो पीएम मोदी साहब की ओर से हुए हैं, आज डिफेंस में कैसा मूव देख रहे हैं आप और क्या रणनीति होनी चाहिए? नहीं देखिए, इसराइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू है। इसराइल का डिफेंस अनमैचेबल है, यानी कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। रीजन सिंपल है कि जब आपके वहां इतने युद्ध होते हैं, आप आजू बाजू कंट्री, इतनी हॉस्टाइल कंट्री के साथ है आपके बाजू में, तो आपको डिफेंस अच्छा रखना पड़ता है। आई थिंक इंडिया को ज्यादा इसराइल की जरूरत है। रीजन वही है कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहां की जो टेक्नोलॉजी यानी बहुत ही अच्छी है। और अगर आप देखो तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो रेडार सिस्टम में 40-50% अगर कोई आता है तो हम लोग टेक्नोलॉजी नो हाउ होता है वो सब कुछ इसराइल से आता है। और इसलिए हम लोग ने काफी हद तक हमारे जो डिफेंस सिस्टम में जो इम्प्रूवमेंट देखी, कहीं ना कहीं रशिया और इसराइल का सबसे बड़ा हाथ है। सो इसराइल से जितना भी अच्छा पैक हो वो हमारे डिफेंस के लिए बहुत बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी नो हाउ के लिए। और अगर देखें आगे जाके एआई और वो सब है तो दे नो बेटर। ऑनेस्टली इसराइल आर मच अहेड, और उनको बताए कि ये सब इंटीग्रेट कैसे करना है, तो उस तरह से फायदा है। अब ये टेक्नोलॉजी नो हाउ अभी हमारी कंपनियां को ट्रांसफर होगा तो ये लंबा समय है, छोटा समय नहीं है। आई थिंक 2-3 साल में इसका इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन पॉजिटिव है, डिफेंस के लिए बहुत पॉजिटिव। और मैं ओवरऑल डिफेंस में पॉजिटिव भी हूँ। रीजन वही है कि मेगा ट्रेंड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जिस तरह से फोकस, ये एक ही सेक्टर है जहाँ गवर्नमेंट ने पूरा कहते हैं ना जी लगा के उन्होंने फोकस किया हुआ है, तो यहाँ टेलविंड बढ़े। बस इन सब में एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा कि किस तरह से होगा। ऑर्डर सबके पास बड़े बड़े, जो अभी कमी है वो एग्जीक्यूशन की है, कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए, तो वो कहाँ से होगा। एक चीज तो दिख रहा है कि गवर्नमेंट काफी हद तक इंडिजिनियस डिफेंस पे ही फोकस कर रही है, तो इन सभी कंपनियों को अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और आगे जाके ना फेवरेटिज्म मिलेगा। बस वही है कि एग्जीक्यूशन देखते रहना पड़ेगा। ठीक है सर, हाल फिलहाल जो प्राइस मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे डेटा पैटर्न्स में कह रहा था कल 6% चला। एचएएल में हमने हाल फिलहाल 4000 के नीचे के लेवल्स भी जाते हुए देखे हैं। तो अभी प्राइस वाइज और वैसे जो आपकी चॉइसेस हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा आपके रडार पर हैं डिफेंस स्पेस में, जहाँ पे अभी भी खरीदारी के मौके हैं? मैं डेटा पैटर्न को नहीं लूंगा क्योंकि स्टिल आई फील फंडामेंटल थोड़ा वीक है। ये नो उसको 1-2 क्वार्टर और अच्छे रिजल्ट देने पड़ेंगे तब देखेंगे। आई थिंक अगर प्राइस वाइज देखे, वैल्यूएशन वाइज मुझे एचएल बहुत ही लुक्रेटिव लग रहा है इस लेवल पे। और अच्छे खासे अगर आप देखो वैल्यूएशन वाइज स्टेबल है। हाँ वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का शायद उनका नाम नहीं है, लेकिन वो 10 साल की बाद है। अभी के कॉन्ट्रैक्ट इनफ है। और आई थिंक अभी जो जिस तरह का ये कहते हैं ना, वो खुद के भी कैपेसिटी बिल्डअप कर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से काफी आलोचना हुई है एचएल को। तो मुझे लग रहा है एचएल है और बीएल है जो सेफ है। आराम से आप इन्वेस्ट कीजिए, कुछ साल के लिए अच्छा रिटर्न देंगे। ठीक है, और बीडीएल? बीडीएल सर, तपन सर? मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है।
सर मैं कह रहा था कि HAL और BEL के अलावा BDL ये आपकी लिस्ट में शामिल नहीं है? नहीं, बीडीएल है, बीडीएल सर महंगा बहुत है। 80 के पी पे बैठा है, और डिफेंस स्टॉक नॉर्मली PSU 80 के पी पे मुझे थोड़ा महंगा लगे, नो डाउट। इनके जो ब्रह्मोस और वो सब मिसाइल्स अच्छी है, टेक्नोलॉजी वाइज काफी अच्छा है, और आगे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी बहुत है। लेकिन मैं वैल्यूएशन टर्म से बोल रहा हूँ, बीडीएल मुझे महंगा लग रहा है। ठीक है, BDL महंगा लगता है तो HAL और BEL इनको आप ज़रूर कंसिडर करके चल सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं खबरों वाले शेयरों की तरफ। विले मैम जरा विशाल मेगा मार्ट को देखिए, आज एक ब्लॉक डील हो सकती है। समयत सर्विसेज इनका 6.5% हिस्सा बेच सकते हैं। ऑफर साइज 3,508 करोड़ रुपए का है। 115 रुपए का इसका फ्लोर प्राइस तय किया गया, जो कि कल की क्लोजिंग से देखें तो करीब करीब 10% के आसपास के डिस्काउंट पर है। अब सवाल ये नहीं है कि डिस्काउंट पर ब्लॉक डील होगी, शेयर गिरेगा नहीं गिरेगा। स्टॉक अगर नीचे मिलता है, लेना है नहीं लेना है, ये बताइए आप। ले सकते हैं, ट्रेड के पर्पज से, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? हाँ जी, आपकी क्या आवाज लेवल्स? बीच कम आ रही है। ओके, आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू है, कुछ सिग्नल्स वीक होंगे आई थिंक, जिस नहीं, वजह से अभी जो। ठीक है, अभी ठीक है। जब आप स्टार्टिंग के शब्द बोल रहे हैं ना, तो वो नहीं आ रहे, उसके बाद। हाँ, वो स्टार्टिंग के जब वो नेटवर्क वीक होता है मैम, उसी वजह से होता है आई थिंक, तभी तपन सर के पास भी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं पूछ रहा था कि विशाल मेगा मार्ट में लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे? यस, तो विशाल मेगा मार्ट को 127 पर कल क्लोज हुआ है। अब 10% के अगर डिस्काउंट, वैसे तो प्रेशर में थोड़ा और जा सकता है, बस इतना ध्यान रख सकते हैं कि हमको एनीवेज 110 के आसपास, 115 के आसपास हम इसको खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे, सिर्फ 100 रुपीज का प्राइस पर। और उसके बाद जो टारगेट है 130 से लेकर के 145 के टारगेट को चेस कर सकते हैं। सो डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी ट्रेड के पर्पज से अनकैश करना है, इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है ये। अच्छा, ठीक है, ओके। तपन सर, जियो फाइनेंशियल देखिए, कल खबर आई है कि इन्होंने अपनी सब्सिडरी है जियो क्रेडिट, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। 3 करोड़ 35 लाख शेयर हैं जो कि इनको अलॉट किए गए हैं जियो फाइनेंशियल को, और 2,000 करोड़ रुपए की रकम इसमें इन्फ्यूज़ की गई है। सर, जियो फाइनेंशियल हाल के करेक्शन के बाद ये स्टॉक कैसा लगता है? ये जियो फाइनेंशियल, क्योंकि हमें पता है कि इनके सभी सेगमेंट अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं। तो लेकिन लग रहा है कि अच्छा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनके पास डेटाबेस है, और डेटा इज अ न्यू ऑयल, जैसे मुकेश जी बोलते हैं कि इनके पास जियो मार्ट का डेटा, फिर जियो टेलीकॉम का, और वो डेटाबेस से वो काफी हद तक कस्टमर को पहुंच रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज, मींस थ्रू ऑनलाइन, और वहां से उनका आई थिंक क्रेडिट बिजनेस आगे जाके ग्रो होगा। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस चालू हो गया, लेकिन जस्ट अभी इनिशियली चालू हुआ है। ब्रोकिंग बिजनेस आने वाला है। तो अगर किसी को लेना भी है, उनको 2 साल पकड़ के चलना पड़ेगा, कि जब भी सभी सेगमेंट एक साथ अच्छा रिटर्न देंगे। वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है, इतना महंगा नहीं लग रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी यहाँ क्या है, अनसर्टेनिटी ये है कि क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे, क्या ये जिस तरह से लोगों ने इस पे ट्रस्ट रखा है उस तरह से परफॉर्म, क्योंकि कंपटीशन डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं तो बजाज फाइनेंस के साथ होता है, लेकिन वो बजाज फाइनेंस में तो अभी बहुत देर है बनने में, 5-6 साल ऊपर लगेंगे। लेकिन यहाँ अगर मैं तो पॉजिटिव हूँ, ऑनेस्टली मैं पॉजिटिव, मुझे लग रहा है कि इनका एग्जीक्यूशन अच्छा रहेगा। जो बैकग्राउंड है इनका, और जिस तरह से रिलायंस ने आगे भी पहले जिस तरह से एग्जीक्यूशन किया है, आई थिंक अगर आप 1.5-2 साल रुके, आई थिंक यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो मेरे लिए तो निवेश करने का मौका ये। ओके, वीएलए मैम, आप तो वैल्यू प्लेस भी देखती हैं, तो ये स्टॉक में देखा था 338 रुपये तक चला गया था। 338 वाला अब तो 256 पर मिल रहा है। अच्छा लग रहा है आपको इन लेवल्स पर? एज तपन जी ऑलरेडी सेड कि आपको होल्ड करना पड़ेगा, एंड स्ट्रेटजी जो रहेगी वो ये है कि आप इसको पहले तो 250 के पास में नहीं खरीदना है, टू बी स्पेसिफिक। ये आपको और मिलेगा थोड़ा सा डिस्काउंट, एज क्लोज टू 235 के आसपास मिल जाएगा, तब खरीद लीजिए, विद अ व्यू कि अगर वहां से और 10 से 12% करेक्ट होगा तो आप खरीदेंगे। और रही बात, इसको हम एक प्रोजेक्शन क्या रखें, बिजनेस में दम रहेगा। बिजनेस जिस ग्रुप से आ रहा है, उस बिजनेस को इट्स लाइक कि वी गॉट टू, हमको ये करना है। सो व्हेन अ कंपनी डूइंग द बिजनेस ऑन दिस नोट कि हमें तो करना है, तो फिर वहां पर आप कॉन्फिडेंस के साथ, यानी मैनेजमेंट को देखकर जब आप पैसा लगाते हैं, तो आप रुक सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ में। एंड दिस इज द काइंड ऑफ अ न्यू वेंचर टू देम, बहुत ज्यादा पुराना वेंचर ये उनका नहीं है, एंड दे नो इसमें कितनी ज्यादा पोटेंशियल है।
इसीलिए जो कोई देख रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में आने की कोशिश करे, चाहे वो एम क्यों ना हो। कमिंग बैक टू द रिलायंस, तो रिलायंस जो है फाइनेंशियल्स की अगर आप बात करेंगे तो 235 के आसपास खरीदिए, 210 तक भी एक्यूमुलेट करिए। आज 250-56 की रेंज में है। आज मत खरीदिएगा, आज का मूव सिर्फ आपको पुल बैक देगा और वो पुल बैक आपको 270-75 से ज्यादा फिर वापस गिर जाएगा। सो ट्राई टू बाय एट अ वेरी वैल्यू पिकिंग लेवल जो आपको डिस्कस किए हैं। एंड जब आप इसको होल्ड करेंगे फॉर अनदर, जैसे आपकी बाइंग हो जाती है, समय लगेगा, कम से कम 3 क्वार्टर्स का या फिर 7 क्वार्टर्स तक का समय लग सकता है फॉर द टारगेट्स 350 minimum. That should be the very first target to you. And क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है, चलेगा, उस बीच में अगर रिलायंस अपनी दूसरी कंपनीज को डिमर्ज करके लिस्ट भी कर देता है तो उसका भी एडवांटेज, मोमेंटम सेंटिमेंट ड्रिवन जो एडवांटेज होता है वो भी मिलेगा और उस एडवांटेज में मोस्ट लाइकली होगा कि आपको 450 तक चल जाए। सो अच्छा स्टॉक बनेगा आपके लिए, लेकिन खरीदारी ऐसे भाव पर करिए ताकि आपका रिस्क लेवल जो है वो रिड्यूस हो। स्टॉप लॉस क्या देंगी आप 235 से 210 की रेंज में अगर कोई खरीदे तो? स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं रखने की जरूरत है। स्टॉप लॉस आप सिर्फ 200 का ही मेंटेन करिए, बाकी वो हिट नहीं होगा। बट दिस इज काइंड ऑफ अ स्टॉक विच यू कैन एक्यूमुलेट एक्चुअली, रादर कि हम स्टॉप लॉस पर फोकस करें, क्योंकि कुछ स्टॉक पर होता है जहां मैं स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कि स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करना। बट दिस इज काइंड, यू कैन बाय, यू कैन सिप, हर डिप पर सिप वाली जो स्ट्रैटेजी होती है ना, लेकिन नंबर डिसाइड रखो। वोलेटाइल है तो 10 से 12% के बीच पर आपकी एंट्री के बाद ही अगर डिस्काउंट आ रहा है तो ही सिप करना, तो ही और ऐड करना। अगर आपको हर 5% 4% पर अगर आप इसको में एडिशन का विचार कर रहे हो, वो जरूरत नहीं है। ठीक है। ऑटो डिफेंस एनर्जी में वीएलए मैम कह रही थी कि आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, ट्रेडिंग के निवेश के मौके ढूंढने चाहिए। तपन सर, इसमें क्या मेटल को जोड़ेंगे और स्पेशली हिंडाल्को को लेकर जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है कि एलुकेम जो कि एक यूएस की कंपनी है, इसका जो एक प्रस्तावित अधिग्रहण इन्होंने प्लान कर रखा है, इसका जो रिव्यू हो रहा था CFI यूएस, जो यूएस की इन्वेस्टमेंट कमेटी है, वो रिव्यू में थोड़ा सा असर पड़ा है, थोड़ा प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो पार्शियल शटडाउन हुआ था उस वजह से थोड़ा डिले होता हुआ दिखा है। हिंडाल्को के लिए आप कैसे देख रहे हैं सर इस चीज़ को? नोवेलिस के रिजल्ट्स के बाद थोड़ा करेक्ट हुआ था, वापस फिर से रिकवरी आ गई। थोड़ा लंबा कर दीजिए चार्ट को, 6 महीने का, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सर, इस अधिग्रहण का कितना इंपॉर्टेंस है हिंडाल्को के लिए? ये देखिए, हिंडाल्को कंपनी तो अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जिस तरह से अभी मेटल स्टॉक्स भागे और हिंडाल्को भी एक तरह से भागा है, तो एक तरह से ना वो फेवरेबल है। ये ट्रेड अगर किसी के पास है तो होल्ड करके रखे। ऑफकोर्स स्टॉप लॉस लगा के रखना है, क्योंकि मेटल स्टॉक की रैली अगर रिवर्स होती है तो फर्क नो बहुत नीचे जा सकता है। रही बात, आई थिंक आगे भी अगर देखें तो हिंडाल्को अच्छा खासा कैपेक्स भी है, 10,000 करोड़ का कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से क्योंकि नेट डेट टू इबिटा बिलो 2 का वो लोग आगे जाके फोकस करें, मुझे लग रहा है कि यहाँ से हिंडाल्को का प्रॉफिट मार्जिन तो सस्टेन हो जाएगा किसी तरह से। रैली और ये जो अभी अधिकरण के उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आपको यहाँ मैं थोड़ा केयरफुल रहूंगा एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि फंडामेंटली ऑनेस्टली ये सभी मेटल स्टॉक्स काफी बढ़ चुके हैं। तो स्टॉप लॉस लगा के चलिए। नई बाइंग का मैं यहाँ राय नहीं दूंगा, मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है। तो अगर नीचे 15% नीचे आता है तो बाई कीजिए, अदरवाइज स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। विले मैम, जरा ग्रीव्स कॉटन को देखिए। इनकी एक सब्सिडरी है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसने विदेश में विस्तार किया है। विदेश क्या, हमारा जो बाजू में जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसमें इन्होंने एंट्री ली है स्ट्रैटेजिक ग्रोथ के जर्नी जो है उसको और आगे एक्सटेंड करने के लिए। ग्रीव्स कॉटन कैसा लग रहा है आपको? 157 पर है एंड 150 तक खरीद सकते हैं। सो रेंज इज लाइक 150 टू 160 रेंज, थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं। इट इज काइंड ऑफ एट पार टू इस सेक्टर, और डीजल इंजन वगैरह बनाने का इसका काम है। तो जब ऑटो सेक्टर की बात हो रही है और डीजल इंजन ये बना रहा है, तो शिफ्ट है थोड़ा सा मार्केट को लेकर के। तो वो शिफ्ट में आप ऐसे ही सोचे कि आपको एक टेक्निकल प्ले करके निकलना है टाइम से। यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो व्हेन यू आर पुटिंग योर मनी। तो डीजल इंजन इसीलिए मैंने नाम डाला यहाँ पर स्पेशली। अब क्योंकि कहीं पर भी जाकर के, चाहे वो बड़े लेवल पर हो, जितना ज्यादा डेवलपमेंट हमारे शिफ्ट आएगा इस चीज को लेकर के कि हम जितना हो सके फ्यूल ये वाला कर सके, जो जनरल रिन्यूएबल एनर्जी वाला रिसोर्स से जितनी ज्यादा हम अपनी एनर्जी को फुलफिल कर सके, उस चीज के ऊपर एवरीबडी इज फोकसिंग। अभी इसको टाइम है, जर्नी लंबी है, बट थोड़ा सा
सोच समझ करके ही उतना ही इसमें आप क्या बोलते हैं उसको वेटेज लीजिएगा, उतना ही इसमें एक्सपोज कीजिएगा जिसको आप संभाल सकें। दैट्स द ओनली थिंग। बट आज के प्राइस पर आज ये एट पार है सेक्टर के, खरीदा जा सकता है। 157 पर कल क्लोज हुआ। 150 से 160 इज द रेंज वेयर यू कैन एक्यूमुलेट फॉर द टारगेट्स ऑफ 180 एटलीस्ट मिनिमम होगा, एंड देन यू कैन एक्सटेंडेड टारगेट आपके नियर टू 195 टू 200 जा सकते हैं। डू मेंटेन अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 140, दैट्स ऑल। और नंबर्स के इस कंपनी के नेट प्रॉफिट को जरूर ट्रैक करिएगा। अभी तक का वाई और वाई बेसिस पर जो प्रॉफिट है वो -11% का है, यानी गिराया हुआ प्रॉफिट है। ये वाला जो मार्च के जो प्रॉफिट आएंगे उसको क्लोजली वॉच करिए कि इसमें कुछ ग्रोथ दिख रही है या नहीं। इफ यू आर प्लानिंग टू होल्ड फॉर अबव 200 तो होल्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं अगर जो पहले से पोजीशन है। ठीक है, ओके। तपन सर, मुझे ना आप ये पेटीएम और मोबीक्विक जैसे जो स्टॉक्स हैं ना, इन पे राय दीजिए, स्पेशली जो यूपीआई वाले हैं। एक तरफ पीएम मोदी साहब ने कल इजराइल में बोला कि यूपीआई को लेकर भी कुछ समझौता हुआ है, दूसरी तरफ सर एक जो बड़ी चिंता या बड़ा एक इम्पैक्ट आ रहा है ना इस सेक्टर को लेकर, वो है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने कल अनाउंसमेंट किया है कि वो पेमेंट सर्विसेज शुरू करने के लिए इंडिया में बातचीत कर रहे हैं, जो भारतीय बैंक्स हैं उनके साथ ये बातचीत कर रहे हैं। सर, ये पेटीएम मोबीक्विक के लिए कितना बड़ा खतरा होगा? कहीं डिस्ट्रप्शन तो नहीं हो जाएगा? व्हाट्सएप वैसे ऑलरेडी उतर चुका है, उसका कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ था। एप्पल का आना सर पेमेंट सर्विसेज में, कोई डर, कोई चिंता? नहीं, आई डोंट थिंक सो ना, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है और इतना इजी नहीं होता है पेमेंट सिस्टम करना, इतने इजी नहीं होता नो कॉन्फिडेंस गेन करना कस्टमर की। जैसे आप एक बार गूगल पेटीएम यूज करना चालू कर देते हो ना फोन पे, फिर आप कहीं और नहीं जाते हो, तो वो आदत हो जाती है। तो इतनी इजी नहीं है आदत छोड़ना कि भाई आप हमारे सिस्टम पे आ जाओ। अब जैसे आपने एक एग्जांपल लिया, व्हाट्सएप पेमेंट सिस्टम इतना चला ही नहीं, जबकि हम लोग हर रोज व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो जी। भाई हम लोग उससे पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ट्रस्ट का मामला होता है, जो फोन पे गूगल हो या पेटीएम ने सालों से बना के रखा हुआ है, तो वो इतना जल्दी नहीं जाएगा। रही बात स्टॉक्स की, आई थिंक पेटीएम स्टॉक्स मुझे मोबीक्विक से ज्यादा, आई एम लिटिल बिट कॉन्फिडेंट। मोबीक्विक भी अच्छा है लेकिन पेटीएम पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अभी अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया है, जिस तरह से अभी नो कहीं ना कहीं उनके क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट डिपार्टमेंट भी अच्छे चल रहे हैं, और आई थिंक वो मार्केट में भी आए डीमेट अकाउंट, और एनपीएस थोड़े कंट्रोल में, और रेगुलेशन काफी कंट्रोल में है। तो मुझे वहां ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो मैं एक बाय ऑन डिप्स कैटेगरी में रखूंगा। मोबीक्विक मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है, और यहाँ से उसका भी ग्रोथ रहेगा, लेकिन कंपैरेटिवली पेटीएम अच्छा है, और आगे जाके भी यूपीआई चलेगा। तो और मार्केट, जैसे मैंने बोला, मार्केट और बड़ा होगा, तो बहुत सारे नए पेमेंट सिस्टम भी आते हैं, तो कोई बात नहीं, मार्केट बड़ा है तो सब आराम से इंटीग्रेट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। एक ना तपन सर, मुझे शुगर स्टॉक्स पे आपकी राय दीजिएगा। कल क्या हुआ कि कल शुगर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूव था, 5% तक भागे हैं बलरामपुर, दालमिया, श्री रेणुका। 1 अप्रैल से सरकार ने क्या किया है, जो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको अनिवार्य कर दिया, यानी कि जो E20 फ्यूल है उसको अनिवार्य कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, फिर जो एथेनॉल की डिमांड है उसमें काफ़ी तेज़ इजाफा देखने को मिलेगा। एथेनॉल के प्राइजेस काफ़ी अच्छे मूव किए हैं, जो कि इन कंपनियों के लिए, बलरामपुर चीनी स्पेशली, उनके लिए काफ़ी बड़ी बात है सर। तो इस बेसिस पर क्या कोई शुगर स्टॉक खरीदा जा सकता है सर? देखिए, ये शुगर स्टॉक हमें भी पता है कि हमेशा एक शॉर्ट टर्म कहते हैं ना रैली टाइप होती है, और फिर आगे जाके कहीं ना कहीं वापस फिजल आउट हो जाती है। और बहुत कुछ कह सकते हैं कि 70% इनका गवर्नमेंट पॉलिसी पे ही डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ अगर आप एंटर भी करते हो, ये न्यूज अच्छी है, तो उसके वजह से आप बस वो ये कि स्टॉपर्स लगा के चलिए। आई थिंक विले मेरम इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट, क्योंकि ये टेक्निकल ज्यादा होगा। फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं होता है। फंडामेंटली सर, शुगर स्टॉक कैन नेवर बी अ कंपाउंडर स्टॉक। हमने सालों से देखा है, रैली कोई होगा जो कंपाउंडिंग देगा। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ना बोलूंगा, शॉर्ट टर्म में स्टॉपर्स लगे चलिए। न्यूज पॉजिटिव है, लेकिन जैसे हमें पता है ना, काफी चीजें ऑपरेटर को पता होती है, और ऑपरेटर स्टॉक्स चलाते हैं और फिर रिवर्स भी हो जाते हैं, तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा। ओके, इस बीच आप देखिए बाजार खुल चुके हैं, और बाजार में आप देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई है जैसा एक्सपेक्टेड था। हालांकि उतना गैप डाउन नहीं खुला था जैसा हम दिखा रहे थे, गिफ्ट निफ्टी में जैसा दिख रहा था। 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट हो सकती है। तो 25,496 वाला 25,460 के आसपास खुला। हम करीब 40 पॉइंट की गिरावट के साथ खुले, लेकिन अगले ही टिक में देखिए सिचुएशन वही बन गई जैसा हमें गिफ्ट निफ्टी में दिख भी रहा था। 80 पॉइंट की गिरावट, और अब वो गिरावट बढ़कर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास की हो गई। तो 25,450 के भी हम नीचे फिसल गए, 25,400 का भी लेवल जो है वो निफ्टी ने तोड़ दिया है। तो बिकवाली आप देखिए काफ़ी तेज़ हुई है। दो मेन फैक्टर्स हैं, एक तो यूएस और ईरान के बीच में जो स्थिति है उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं आई है, और दूसरी तरफ एफआईआई ने कल
हाई लेवल से जो बिकवाली की है ना ऊपरी स्तरों से, और भारी भरकम बिकवाली की है 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, वो दो मेन फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे आईटी इंडेक्स में आज भी, जैसे मैंने आपको कहा कल यूएस में सारे ही जो आईटी स्टॉक्स हैं वो अच्छे मूव किए हैं, आईटी इंडेक्स में आज भी आप देखिए मजबूती के साथ शुरुआत हुई है, और कम से कम नहीं तो 0.25% की मजबूती आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स में फिलहाल नजर आएगी। तो आईटी से अगर आप देखेंगे सपोर्ट लगातार आपको आ रहा है, चाहे इन्फोसिस देखिए 2.5% ऊपर है, एलटीएम 2.5% ऊपर है, कोफोर्ज में 2% का आप मूव है, टेक महिंद्रा भी 1.5% ऊपर है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बैंकिंग स्टॉक्स पे प्रेशर है, खासतौर पे आप बैंक निफ्टी देखिए अभी भी आधे % के आसपास की कमजोरी है, 60,900 के आसपास का लेवल है। हम खुले थे 61,050 के आसपास, और उसके बाद देखिए प्रेशर इतना है कि हमने 61,000 का जो लेवल है उसको भी तोड़ दिया है। तो बैंकिंग स्टॉक से कुछ प्रेशर आज साफ तौर पे बन रहा है, और उसी वजह से आप देखिए आपको जो प्रेशर है वो इंडियन मार्केट्स में बनता हुआ दिख रहा है। इसके कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं कि कहां से ये प्रेशर बनता हुआ दिखा है। तो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उसमें आप देखिए आपको सबसे ज़्यादा गिरावट अगर कहीं दिखेगी तो कैनरा बैंक में दिखेगी, इंडसइंड बैंक में दिखेगी, पीएनबी और एक्सिस बैंक और कोटक बैंक भी जोड़ लीजिए, ये आधे % से लेकर 0.25% की गिरावट दिखा रहे हैं। और सारे ही स्टॉक्स आप देखेंगे जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं बैंक निफ्टी के 14 स्टॉक्स जो हैं उन सभी में ही आज आप देखिए तो आपको लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा। तो आईटी से सपोर्ट आ रहा है, लेकिन बैंकों से हम देख रहे हैं कि जो गिरावट है वो साफ तौर पे बनती हुई दिख रही है। तपन सर, आईटी को लेकर कोई आपका व्यू, इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? देखो, एक मार्केट को जो और एक चीज परेशान करती है वो आईटी, और आईटी सर रियली में एआई कोई अलग ही चीज है यार। देख रहे हैं हम लोग इस बार, क्योंकि हर रोज मैं देखता हूँ एंट्रोपिक कोई ना कोई नया प्लगइन लाते हैं। अभी कल ही मैं देख रहा था उन्होंने जो फाइनेंस का प्लगइन लगा दिया है, आप मानोगे नहीं कि पूरा डीसीएफ से लेके पूरा, यानी रिसर्च आरए जो हम लोग है आरए, ठीक है, हम लोग डीसीएफ बनाने के लिए आधा घंटा लगाते हैं, वो 3-4 मिनट में बना के दे देता है। यानी जूनियर्स रिसर्च, यानी मैं सच बोलता हूँ कि मेरी रिसर्च टीम में सब चार्टर अकाउंट्स है, लेकिन मुझे वहां जहाँ 10 लोग रख रहे हैं, अभी 1-2 लोग से भी काम हो जाए ऐसी हालत है अभी, करेक्ट। तो ये जिस तरह से डिस्ट्रप्शन हो रहा है अब अलग अलग एरिया में हो रहा है, और इसका सिर्फ इम्पैक्ट आईटी पे नहीं, ओवरऑल सभी नो डिपार्टमेंट में पड़ रहा है, सभी अलग अलग सेक्टर में पड़ेगा आगे जाके। इवन बातें चल रही थी कि जोमेटो और स्विगी है, तो जिस तरह से वो डिस्कवरी देते वो शायद आगे जाके एआई यहाँ भी एंटर हो जाए। तो डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा है, और आईटी में अगर मैं एक बात बोलूँ तो आईटी इज द कोर डिस्ट्रप्शन में अभी वहां हो रहा है। हम तो बैक ऑफिस है, तो देखिए ये जो रैली आई है, अब दिस इज माय ओपिनियन कि यहाँ पोजीशन थोड़ी कम कर दो, कि आपको पता नहीं है आगे जाके क्या होगा। टीसीएस, इन्फोसिस सब थोड़े बढ़ेंगे क्योंकि इतना गिरे बढ़ेंगे, लेकिन क्या कंसिस्टेंट ग्रो होंगे, क्या कंपाउंडिंग देंगे, तो नहीं देंगे। अगर जाना है तो बेटर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाओ, या जहां पता है कि यहाँ दिखेगा कि हाँ प्रोडक्शन होगा और वो उसमें डिस्ट्रप्शन नहीं आने वाला है। तो वैसे क्यों खेलना है कि जहां आपको पता नहीं। इवन मैं बोलूं कि मैंने इनके जैसे एचसीएल ने 4 दिन पहले बोला कि भाई हमसे गलती हो गई, हम थोड़े लेट हो गए। अरे भाई, आप मैनेजमेंट में बैठे हो और आप बोलते हो ऐसा। अब एचसीएल जितनी बड़ी कंपनी, हम लेट हो गए तो हमें तो कहाँ पता चलेगा संदीप जी, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। तो यहाँ जब मैनेजमेंट कोई क्लू नहीं है तो वहां आपको क्यों जाना है, दैट इज नॉट माय पॉइंट। तो मैं तो बोलूंगा कि आईटी से दूर रहो, और लॉन्ग टर्म जाना है तो ऐसे सेक्टर में जाओ विजिबिलिटी ज्यादा हो। जैसे बिल गेट्स ने बोला, सॉरी मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ यहाँ, प्लीज प्लीज बिल प्लीज। गेट्स ने कल बोला कि मैंने एआई जैसा टेक्नोलॉजी डिस्टर्बेंस आज तक नहीं देखा है। यानी अब बिल गेट्स जो इतने सालों से उन्होंने बोला कि एआई इज मच बिगर देन यू कैन से इंटरनेट। नाउ इफ बिल गेट्स कैन से दैट, देन यू कैन थिंक कि क्या है ये। सो मैं इसके वजह से मैं थोड़ा आईटी से दूर रहूंगा। ये मौका आई थिंक किसी को पोजीशन खाली करनी है तो कर सकते, दैट इज व्हाट माय कॉल। मतलब उछाल पर आईटी में निकलने के मौके ढूंढिए। हाँ, मैं निकलने के मौके, यानी आप पोजीशन खाली करो अपनी, और बाकी सेक्टर्स में जहाँ विजिबिलिटी है वहां जाइए आप। चलिए ठीक है, जहाँ पे विजिबिलिटी है वहाँ पे आप चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। विले मैम, 25,400 के नीचे कोई मौका बाजार में ट्रेड करने का? नहीं, सेल और राइज का ही ट्रेड ढूंढना है तो ढूंढ सकते हैं, बाकी एब्सोल्यूट डायरेक्शन मुझे नहीं लगता कि आज अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो वैसे भी ज्यादा दिन बचे नहीं है इस मंथ को। मंथली कैंडल जो बनती है, मंथली सीरीज अलग बात है, बट आज ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द मंथ है, कल सैटरडे है, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ही रखिए। अगर कुछ करने जैसा लग ही रहा है तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी बैंक निफ्टी का एक ट्रेड एक्टिव है,
तो पूरा मंथ है उस ट्रेड को चलने के लिए, एंड होपफुली दैट विल गिव गेन। तो फिलहाल जो है उसी को रख लीजिए। आज फिलहाल तो कोई मैं ट्रेड इंडेक्स में नहीं कैरी करना चाहती। रीजन इज वेरी क्लियर कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द मंथ है, तो फिलहाल रुक जाते हैं आज के लिए। बाकी डायरेक्शन में जरूर बताना चाहूंगी इसके हिसाब से किसी को, क्योंकि मैं पूरे दिन नहीं हूँ, तो ऑप्शन इज लाइक कि आपको मैनेज करना है, डायरेक्शनल ट्रेड करना है, तो आपको बहुत ही केयरफुली अपने ट्रेड्स को प्लान करना होता है। अगर आपने मान लीजिए आपने 30% का टारगेट रखा, लेकिन आपको लग रहा है कि 25% पे निकल जाना चाहिए, तो वो एग्जीक्यूशन डिसीजन मेकिंग आपकी हो आपके पास तो ठीक है, बट ज्यादातर लोग उसमें इमोशनली रुक जाते हैं थोड़ा सा, इसलिए मैं डायरेक्शन ट्रेड आज मिस अवॉइड करूंगी। मैं आपको डायरेक्ट ट्रेड लेवल्स बता देती हूँ। इंडिविजुअली आप वहां पर अपने ट्रेड्स को प्लान जरूर कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी जरूर मिल जाएगी। तो अभी देखिए निफ्टी 25,400 पर है। आपको अगर ये आज ब्रेकआउट करता है 25,800 25,480 25,480 के ऊपर, एक कॉल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसमें आपको इंट्राडे का ही मूव होगा ये सिर्फ, जिसमें कि आपको 25,510 25,520 का एक पहला टारगेट होगा, विच इज लाइक 40 पॉइंट्स ओनली, और दूसरा अगर स्ट्रेच हुआ तो 25,560 का। तो छोटे टारगेट्स है, उसके हिसाब से अपनी ट्रेड पोजीशंस का प्लान कर सकते हैं। और एल्स दूसरा ट्रेड आपको मिलेगा तब जब आपका निफ्टी ब्रेक डाउन हो जाए, डरना नहीं है सुन के, लेकिन जब आपका निफ्टी ब्रेक डाउन हो जाए 25,380 के नीचे क्लोज कर दे अर्ली टाइम फ्रेम पर, तो उसके बाद जहां पर भी आपको थोड़ा सा अपसाइड का मौका मिले, जैसे कि 25,420 10 इस रेंज में सेलिंग का ट्रेड प्लान करिएगा। और इंट्राडे में 25,350 मतलब 25,350 और 25,300 इन टारगेट इनको आप चेज कर सकते हैं। तो केयरफुली नोट डाउन करो नंबर और लेवल्स को भी, ताकि आप ट्रेड प्लान कर सके। और बहुत एग्जीक्यूशन को फास्ट एंड केयरफुल रखने की कोशिश करना। जो भी स्ट्राइक या ऑप्शंस या फिर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, ये लेवल्स मैंने आपको स्पॉट चार्ट पर दिए हैं, इन्हीं को ट्रैक करिएगा। ठीक है, 25,420 के आसपास आप कह रही हैं। अगर 25,380 तोड़कर आ जाए तो आप यहाँ पर फिर शॉर्ट कीजिए, और उस केस में आपका जो टारगेट है वो 25,350 और 25,320 होगा, राइट? एग्जैक्टली। ओके, हमें जो दोनों केसेस में स्टॉप लॉस आप दे दीजिए। स्टॉप लॉस अगर आप सेल का ट्रेड प्लान कर रहे हैं, यानी 25,380 टूटने के बाद जब सेल ऑन राइज का ट्रेड आप प्लान करोगे, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 25,500 का ही रखना है। और अगर आप लॉन्ग ट्रेड को प्लान कर रहे हो, यानी 25,480 के ब्रेकआउट के बाद जब आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, अर्ली टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व करिएगा क्लोजिंग को। और 25,480 के ऊपर जब आप ब्रेकआउट को प्लान कर रहे हो, तब उस समय आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी छोटा ही रखना है, सिर्फ 25,400 का ही। तो छोटे छोटे रिस्क लेकर के आपको आज ट्रेड करना है, बहुत बड़ी रेंज की एक्सपेक्टेशन मत रखो। आज कुछ खास बड़ा नहीं लग रहा है। और क्लोजिंग बेस पर अगर आप पूछना चाहें तो हम कहीं ना कहीं 25,500 से 25,400 इसी रेंज में क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, जब कुछ इंडेक्स लेवल पे खास नहीं है, ज़्यादा बड़े मूव्स नहीं है, तो फिर हम जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जहाँ दिख रहे हैं उनकी ओर मूव करते हैं, चलते हैं हॉट स्टॉक्स की तरफ। तपन सर, पहले एक आप विशाल मेगा मार्ट देखिए। ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड थी, डिस्काउंट पर होनी थी 9.8% के। ब्लॉक डील के डिटेल्स में चेक करता हूं, लेकिन स्टॉक मूव कर गया है सर। 7% के आसपास का डिस्काउंट है। नीचे में 118 रुपये 70 पैसे का लेवल है, 117 रुपये तक का लेवल्स भी हमने देखा है। लो लेवल पे कोई मौका ढूंढेंगे सर, या अभी वेट करें? नहीं नहीं, वेट कीजिए। वेट से क्या ज़्यादा कि अगर इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। रीज़न मैं एक ही बताता हूँ कि नो, काफ़ी हद तक इनका बिजनेस ऑफलाइन है और ऑनलाइन से बहुत ही बड़ी कंपटीशन आ रही है। और अगर हम लोग जिस तरह से इंस्टामार्ट हो या बाकी सब हो, ब्लिंकिट एंड ऑल दैट, दे आर गिविंग अ वेरी गुड कंपटीशन ऑनेस्टली नो। और 70 का पी है, 70 के पी पे मुझे लग रहा है कि इस पी पे जस्टिफाई करने के लिए ना इनको एक क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ही अच्छा, यानी 25 से 30% मिनिमम रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देना पड़ेगा, जो उनके लिए थोड़ा टफ रहेगा। तो मुझे ये वैल्यूएशन में ये स्टॉक महंगा लग रहा है, तो मैं इस लेवल पे तो मैं ना बोलूंगा। इवन थोड़ा नीचे आए फिर मॉडल वापस रीएसेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा मुझे मॉडल ही, बिजनेस मॉडल वीक रहा है। हमने देखा है, डीमार्ट भी देखा है, सालों से वो एक ही रेंज में घूम रहा है। यहाँ भी अगर आप देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वही छवि मुझे यहाँ दिख रही है, तो मैं इससे दूर रहूंगा। ठीक है, थोड़ा आप इससे दूर रहिए। विले मैम, जरा तेजस को देखिए।
तेजस में कल बहुत शानदार मूव आया था, इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला था, उसका इम्पैक्ट था। आज भी देखिए 7% के आसपास की तेजी है, बहुत बीटन डाउन स्टॉक है, बीटन डाउन स्ट्रक्चर है। इसमें क्या अभी मौके ढूंढने चाहिए? तेजस नेटवर्क का डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ पहले। ये हमारे मेंबर्स के पास कल ही लाइव ट्रेड के लिए गया है, इक्विटी मेंबर्स को। और मेरे ख्याल से मैं टारगेट मैंने चेक नहीं किया कि टारगेट कितना हिट हुआ या नहीं हुआ अभी। सो थर्सडे कल की बात है, इसमें जो टारगेट है वो 380 से 700 के है। सो इट डिपेंड्स, 380 की जो रेंज दी है वो पहला टारगेट है, और 700 रुपए तक का जो ये आइडिया है वो एक एक थोड़ी सी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट का है। तो तेजस नेटवर्क कल यानी 26 फरवरी को हमारे मेंबर्स के पास ये बाइंग के तौर पर आ चुका है 320 और 25 के भाव पर। अब मैं एक बार चार्ट देख लेती हूँ। सो आज ये ऑलमोस्ट 400 के भाव पर आ गया है। सो टू मी इट्स अ फर्स्ट टारगेट, बट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि यहाँ से मुझे एक पोटेंशियल दिखती है, डिपेंड करता है कि आप उसको ट्रेड के तौर पर ले रहे हैं। तो डेफिनेटली 2 दिन के अंदर में 325 वालों को या जो भी है, मतलब मेरे ख्याल से आपके साथ भी पता नहीं, बट 20% का मूवमेंट अभी 2 दिन के अंदर हो गया। सो इट्स अ वेरी गुड गेन, बट अभी भी इसमें पोटेंशियल है। सो इफ यू आर ट्राइंग कि आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए या नहीं, तो एक्सपोजर आधा कर लीजिए, क्योंकि 20% का गेन ऑलरेडी मिल गया है लोगों को, हमारे मेंबर्स को तो मिल ही गया है फॉर दैट मैटर। तो बाकी इसमें एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी बनती है इन माय ओपिनियन, दो इट इज अबाउट टू माय फर्स्ट टारगेट, बट फिर भी यहाँ पर एक फर्स्ट एक अपसाइड की मूवमेंट बनती है। 450 से कम 600 तो आप मान के चलिए, बट दिस इज अ वेरी एग्रेसिव स्टॉक। 20% 2 दिन के अंदर, तो इसका नेचर समझते हुए एक्सपोजर को आधा करो और अपनी पोजीशन आप इस चाहें तो बना सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, आज अगर आप एंट्री बना रहे हैं, सो यू कैन नॉट कीप योर स्टॉप लॉस एनीवेज। इससे कम में बात नहीं बनेगी कि आप 315 का स्टॉप लॉस लगाए बिना इसमें आप इस मूवमेंट को कैच नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है, 20% के लगभग बन रहा है, एक्सपोजर आधा कर लेना। बाकी टारगेट 450 से 600 तक मिलने की बहुत उम्मीद है। वन शुड ट्राई दिस इन माय ओपिनियन, बट अगेन डिस्क्लोजर, हम यहाँ पर एक फर्स्ट टारगेट 20% पर बैठे हैं, और हमारे मेंबर्स के पास ये एक मिड टर्म एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर है। बड़े टारगेट्स हैं, लेकिन बड़ा स्टॉप लॉस भी आपको रखना होगा 20% के आसपास का। अगर आप रेडी हैं उसके लिए, बड़े टारगेट्स के लिए, तो बड़ा स्टॉप लॉस लगा के इसमें अभी भी उतर सकते हैं, क्योंकि 20% का मूव पिछले 2 दिन में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। ब्रोकर्स के रडार पर कौन से स्टॉक हैं जिनके दम पर आज बड़ा मूव आ सकता है, जरा वो भी समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। नरेंद्र, फिर से स्वागत है आपका, बताइए कहाँ नजर रखें? जी शुक्रिया संदीप। ब्रोकर्स के रडार की बात करें तो सीएलएसए ने टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 673 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा नुवामा ने अरविंदो फार्मा पर बाई की रेटिंग दी और 1440 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं मैक्वारी ने कंसाई नैरोलैक पर न्यूट्रल रेटिंग देते हुए 220 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा जेफरीज ने एचसीएल टेक पर होल्ड की रेटिंग दी और 1390 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं जेपी मॉर्गन ने आरआईएल पर ओवरवेट की रेटिंग देते हुए 1675 रुपये का टारगेट दिया है। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र भाई, ये अपडेट हमें देने के लिए। तो तपन सर, एक बार टाटा मोटर्स सीवी इसकी बात करिए आप। 673 रुपये तक के टारगेट्स की अब बात आने लगी है। जब से ये लिस्ट हुआ है तब से ही आप देखेंगे स्टॉक में मूव बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। 673 रुपये सर आपको दिखता है आता हुआ? नहीं, देखिए टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स ना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, और ऑफ कोर्स अगर अभी देखें तो कहीं ना कहीं जो सीवी में एक अपस्विंग आया है उसमें टाटा मोटर्स और दोनों अशोक लेलैंड भी देखे कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। वो एक कहते हैं ना कि पैसेंजर व्हीकल्स पहले भागे थे, कमर्शियल व्हीकल्स बाद में भागे, और जिस तरह के ऑर्डर बुक अभी मिले, आई थिंक मैंने कुछ 2-3 वीक में भी देखे, तो बहुत अच्छे खासे ऑर्डर बुक ऑलरेडी है इनके पास। हाँ, स्टॉक महंगा है, कोई डाउट नहीं है, तो मुझे थोड़ा यहाँ इस लेवल पे थोड़ा महंगा लग रहा है, थोड़ा नीचे आता है तो बाय कीजिए, लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। यहाँ से भी मूवमेंट आएगी, लेकिन तुरंत नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी, तो बाय ऑन डिप्स कैटेगरी में आप इसको रखिए, बट यस स्टॉक इज गुड। ठीक है, ओके। तपन सर, मुझे ना एक बार आप ईएमएस स्टॉक्स को लेकर भी आपका व्यू दीजिए। आप पहले भी आपसे बातचीत हुई है, आपने अपने टॉपिक्स भी बताए हैं। अब हुआ क्या है सर, कल ना एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने 6 स्टॉक्स बताए हैं ईएमएस पैक से, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाले, जिसमें डिक्सन टेक का नाम भी शामिल है। डिक्सन टेक आज भी आप देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसमें उन्होंने सिरमा को भी लिस्ट किया है, जो उनकी बाइंग की लिस्ट में है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसमें आई थिंक उन्होंने साइंट को भी जोड़ा है, केन्स को भी रखा है। तो आपकी टॉपिक्स क्या हैं सर अभी? अगर इसमें जाए तो आई थिंक टॉपिक्स में डिक्सन है। डिक्सन का प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो मोबाइल वॉल्यूम ग्रोथ था ना वो थोड़ा कम हो गया,
और उसके और कैपेक्स तो ऑलरेडी बिल्डअप है, तो वो वॉल्यूम ग्रोथ और प्लस मार्जिन का पीएलआई स्कीम और आगे जाके वो मेंटेन होगा कि नहीं मार्जिन, उस पे इश्यूज थे। लेकिन और वन ऑफ द रीजन क्यों मोबाइल टर्नओवर कम हुआ है, क्योंकि जो माइक्रो चिप्स होते हैं ना उसकी प्राइस तुरंत बढ़ गई है। तो लो हैंड वाले, लो वैल्यू वाले जो मोबाइल होते हैं, लो प्राइस वाले, उसकी आरएसपी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि डिमांड थोड़ी कम होती है, तो उसके वजह से। लेकिन देखिए कोई भी अगर आप इन सब सेक्टर में जाते हो ना, आप थोड़ा 2-3 साल पकड़ के चले, तो ये जो पेन है वो शायद आपको एक आध क्वार्टर 2 क्वार्टर शायद दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब ग्रो करेंगे। वैल्यूएशन मुझे ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा खासा नीचे आ गया है, तो उस तरह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा अगर आप 1-2 क्वार्टर का पेन झेल पाओ, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड लेवल टू एंटर, और धीरे धीरे आप बनाइए, आई थिंक ये स्टॉक ऊपर बढ़ेगा। दूसरा एक सिरमा है, सिरमा भी आई एम वेरी मच पॉजिटिव, क्योंकि उनका जो काफी, ऑफ कोर्स डिक्सन जैसा नहीं है कि फोकस मोबाइल में, लेकिन कह रहे ना डाइवर्सिफाइड है, और पीसीबी में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। वहां भी ये इतना गिरा नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छा स्टॉक है जो आपको ध्यान में, वो भी एक बाय ऑन डिप्स कैटेगरी में आप रख सकते हो। ओवरऑल मैं ईएमएस सेक्टर में इसलिए फेवरेबल हूँ क्योंकि जब आईटी का ये हाल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देगी, और ईएमएस सेक्टर एक ऐसा है जहाँ कोर लेबरर्स लग के काम करते हैं, तो यहाँ एक हमेशा गवर्नमेंट का कहते हैं ना फोकस है। और इस बार 40,000 करोड़ का आई थिंक बजट में ऐलान भी किया था, तो उस तरह से आप देखिए। जस्ट एज डिस्क्लोजर, ऑफ कोर्स हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में होते हैं ये सब, और आईटी ऑनेस्टली मैंने बोला है, लेकिन ऑलरेडी सब लोग को निकाल दिया था हमने 1 साल पहले, तो जस्ट डिस्क्लोजर ऑन दैट। नहीं, इसमें सर एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो ईएमएस शेयरों की आप बात करें, डिक्सन टेक में इस चीज़ का फायदा भी है क्योंकि ये मोबाइल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो चाइनीज स्मार्टफोन्स की डिमांड पहली बार हमने देखा है कम हुई है, उसका भी फायदा मिल रहा है इनको। देखो चाइनीज मोबाइल को हमेशा अगर आप देखो तो मोस्टली चाइनीज फोन, वीवो हो या ओप्पो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो चाइनीज फोन नहीं है, तो ऑफ कोर्स उनकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है। लेकिन यहाँ डिक्सन क्या कर रहा है कि मोबाइल फोन तो है, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 65-70% उनका मोबाइल फोन से आ रहा है, लेकिन जो 30% है वो आका टीवी पैनल्स और बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक से आ रहे हैं, वहां वो लोग अभी प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हैं। तो ये जो प्रेशर अभी है वो मुझे लग रहा है सस्टेन 1-2 क्वार्टर का होगा, और जैसे आपने बोला कि डिमांड भी थोड़ी बढ़ेगी आगे जाके, तो ये सस्टेन हो जाएगा। और मार्जिन का क्या करे, ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन करे, क्या होता है कि इन लोगों का मार्जिन प्रेशर अगर पीएलआई चली जाती है तो ½ % का डायरेक्टली हिट आता है, तो ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन से ना कंपोनेंट्स जो बाहर से लाते हैं वो खुद बनाते हैं, तो वो अगर बनाना चालू और वो अगर डिप्लॉय हो गए तो इनका मार्जिन भी जो 4.5-5% है वो मेंटेन हो जाएगा। तो देखिए ये कंपनीज, उनको पता है उनको क्या करना है, जस्ट वी हैव टू सी कि आउट ऑफ द ट्रैक नहीं जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक क्या होता है कि एक बड़ा नो मेगा ट्रेंड आता है, उसमें एक ब्लिप आता है, तो ये सेक्टर में ये ब्लिप है। आई थिंक दिस इज द टाइम कि जहां ये ब्लिप को आप बाय कीजिए और कन्विक्शन रखे, आई थिंक ये कुछ साल में अच्छे रिटर्न देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तपन सर आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है सर, कोई डिस्क्लेमर? जी, जिन भी स्टॉक में बात हुई हमारे क्लाइंट्स के मॉडल पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, एंड बाकी मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं। अगेन थैंक यू संदीप जी फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया आपका सर, एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर। चलिए इसी के साथ अब हम कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। जो हमारे मेंबर्स हैं, स्पेशली जो हमारे दर्शक हैं, वो अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर चुके हैं। बाजार इस बीच आप देखें थोड़ी गिरावट बढ़ाता हुआ दिख रहा है, 125 पॉइंट की गिरावट अब निफ्टी में हो चुकी है। 25,375 का लेवल भी हमें नीचे की ओर टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो 25,380 जो आप टूटने की बात कर रही थी, मैं उसका कंफर्मेशन आएगा तो आप बताइएगा। 350 पॉइंट सेंसेक्स नीचे और 350 पॉइंट की गिरावट आपको निफ्टी बैंक में फिलहाल नजर आएगी। और एक बार IT इंडेक्स दिखाइए, जो मैं आपको बोला था 2.25% ऊपर है। अब वो भी अपनी जो बढ़त है ना, जो मजबूती है, उसको धीरे धीरे पकड़े रखने में या फिर थामे रखने में दिक्कतें उसको भी फेस करनी पड़ रही है। केवल 0.25% के आसपास की अब जो बढ़त है वो यहाँ पर बची हुई है। दर्शकों के सवालों की बात करें तो सबसे पहले जो सवाल आया है वो रोहित तिवारी जी का है। वो कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, वॉलचंद नगर मैंने 205 रुपये पर ले रखा है और ड्रेजिंग कॉप 1210 रुपये का एवरेज प्राइस है। टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए इनके। ओके, अगर समय है तो प्रज इंडस्ट्रीज अभी आज देख सकते हैं। शुगर राज इंडस्ट्री में इंडस्ट्रीज। स्टॉक है ये। वैसे तो कई स्टॉक लेंगे लेकिन ओवरवेट हो जाते हैं फिर लोग, अदरवाइज तो उसको रेणुका शुगर, प्रज ही दोनों चल सकते हैं आज। बट टू बी स्पेसिफिक, प्रज इंडस्ट्रीज अभी 326 पर है। करंट प्राइस पर भी खरीद सकते हैं और यहाँ से
पॉसिबली आज का जो पहला टारगेट होना चाहिए वो 355 का होना चाहिए एंड क्लोज टू, आई डोंट नो इसका सर्किट तो नहीं है, बट एज क्लोज टू दूसरा टारगेट हम यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं लगभग 400 का। तो आप इसको इंट्राडे में बाय करके चल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको और थोड़े बड़े टारगेट चाहिए तो आप इसको 1-2 हफ्ते का व्यू भी लेकर के जा सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। स्टॉप लॉस यहाँ पर जो इस कैंडल का लो बना हुआ है कल का, दैट्स द ओनली स्टॉप लॉस विच इज 300। 300 रुपए पर स्टॉप लॉस रखिए, 355 और 400, ये 2 टारगेट तो आपको मिल जाएंगे। और न्यूज प्ले है बॉटम बाइंग के साथ में, तो ट्रेड करके निकल जाइए। दिस इज नॉट समथिंग आई कैटेगराइज एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दिस इज जस्ट अ मोमेंटम प्ले, ट्रेड एंड एग्जिट। ठीक है, ओके। अब इनके सवाल रोहित जी के। हाँ जी, रोहित जी के सवाल में वॉलचंद नगर और ड्रेजिंग कॉप। हाँ जी। वॉलचंद अभी आया है 178। इनकी बाइंग है क्या पहले से? डिड ही सेड समथिंग हाँ जी, अबाउट? इन्होंने बताया मैम, इन्होंने वॉलचंद नगर ले रखा है 205 रुपए पर और ड्रेजिंग कॉप की खरीदारी है 1210 रुपए की। अच्छा, तो वॉलचंद तो आप 180 के आसपास, 169 पर अभी है, इसमें और ऐड करके चल सकते हैं। व्यू आपको कम से कम 220, अब आपको एवरेज करना पड़ेगा। भाव भी ठीक है, कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। तो 220 के आसपास से 250 के टारगेट लगभग आपको मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर मेंटेन करिए, एवरेज या एवरेज आपकी चॉइस है, लेकिन फिर भी आप इसको होल्ड करके 220 250 के लिए तो चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 160। तो आपकी बाइंग ऊपर की, बट स्टॉप लॉस यही रहेगा। दूसरा स्टॉक क्या था संदीप जी? दूसरा स्टॉक है ड्रेजिंग कॉप, 1210 रुपए की खरीदारी है। मेरे लिए प्लीज इसको स्पेल कर देंगे। मैं शायद DREDGING, ड्रेजिंग कॉप। ओके ओके, हाँ ठीक है ओके। ये ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास देखिए आज से इसको होल्ड करने 1200 रुपए भाव तो आ जाएगा, लेकिन डाउन साइड भी पॉसिबल है। 960 पर चल रहा है, 965-60 के रेंज में है। डाउन साइड भी पॉसिबल है, एनीवेज ये 800 तक कभी भी आ सकता है, बट पोटेंशियल है। इट मे हिट 1200 और 1300 का भाव ऑल्सो। तो आप देखिए कि आपके पास में 6 महीने का समय है, तो डाउन साइड जाएगा पॉसिबली, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करके जब भी ये 1000 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ पर आप 1200 से 1300 का भाव देख पाएंगे। तो इसीलिए डाउन साइड का भी प्रोविजन आपके पास क्या रखना चाहिए वो आप डिसाइड कर लीजिए, बट एग्जिट पॉसिबल है डाउन द लाइन 6 मंथ। 1200-1300 आ जाएगा। फ्रेश बाइंग में किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रही, क्योंकि अच्छा भाव टू मी बाय करने के लिए लगभग 800 का होगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अगला सवाल जो हमें मिला है ना वो है मोहम्मद रफ़ीक रंगरेज जी का। इस बीच आपको बता दूं कि इशिका अरोड़ा जी इकोनॉमी वाला प्लान लेकर हमारे साथ हमारे नए मेंबर के रूप में जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है आपका इशिका जी। आप भी अगर हमारे प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि हम जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल प्राथमिकता से लेते हैं, तो आप किसी भी वीडियो पर आएंगे ना हमारे, जैसे अभी भी आप शो देख रहे हैं, तो आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, और जो बटन प्रेस करेंगे तो आपको 3 विकल्प दिखेंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। इनमें से जो भी विकल्प आपको सही लगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, या फिर आप क्या मिस कर जाएंगे अगर VIP प्लान नहीं लेंगे, उसको विचार करते हुए अपना प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए, हमारे साथ मेंबर बन जाइए, फिर हम आपके सवाल प्राथमिकता से लेंगे, जैसे हम अभी ले भी रहे हैं। मोहम्मद आरिफ जी, माफ़ कीजिए, इनका सवाल है। मोहम्मद आरिफ जी कह रहे हैं कि मेरा फिर से कंप्लेंट है, प्लीज़ सर करें। कल भी मैंने सुपर चैट सेंड किया था विवेक सर के प्रोग्राम में, वो भी अटेंड नहीं किया है। कोई बात नहीं सर, आपने सवाल भेज दिया, ये सबसे अच्छी बात है। E2E नेटवर्क मैम, इसमें देखिए कह रहे हैं कि 2 से 5 लाख रुपए लॉन्ग टर्म के लिए मैं लगाना चाहता हूँ। E2E नेटवर्क्स, इतना पैसा एक ही स्टॉक में लगाया जा सकता है क्या? 2 से 5 लाख रुपए लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं ये। उन्होंने यही बताया कि 2 से 5 लाख लगाना चाहते हैं, उनके पास है कितना वो नहीं बताया ना। तो अब वो 1 CR का 2-3% आपको हुआ है क्या या है? फिर आज आपको हुआ क्या है? ऐसी कुछ चीजें आप बोलती नहीं है, मतलब आज थोड़ी एक्साइटेड लग रही हैं आप, मतलब। नहीं, मार्केट क्लोज है और आज काम बहुत है, और आज घर अच्छा। पर एक फंक्शन भी है, और बैक टू बैक अच्छा। आई एम एट शोज। तो इट जस्ट आई एम लाइक 6:30 बजे तक ऑन एयर रहने का आज का पूरा दिन पैक हो गया है, और घर पे एक बड़ा सा फंक्शन है। ओह बड़ा माय सा इन द गॉड, सेंस अच्छा। बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होगी, इट्स अ काइंड ऑफ ए स्पिरिचुअल गैदरिंग, लेकिन होगी। अरे, सो अच्छा। यस, तो बस आई एम एट वर्क। फाइनली चलिए E2E में देखिए, आपके पोर्टफोलियो का साइज मुझे नहीं पता, आपने वेटेज, अब ये वेटेज अगर आपका देखिए किसी भी स्टॉक में, जब बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, अगर का मतलब मैंने इस पे इसलिए ये बात इसलिए हाईलाइट की क्योंकि ये है, क्या ये मल्टी ग्रोथ दिखा सकता है? हाँ, बट
should you be very confident about such kind of sun rising industries? Yes, but कॉन्फिडेंस के साथ में आपको कॉशियस होना भी जरूरी है. सो फॉर दैट मेंटेन एक ऐसा पोजीशन साइजिंग इसमें रखो कि मतलब बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, बट मैंने जो 2-4 चीजें आपको गिनाई हैं उसके हिसाब से 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस पोर्टफोलियो में आप इस पर्टिकुलर सच काइंड ऑफ स्क्रिप्ट में. तो बाकी स्टॉक ठीक है, 2 साल का नजरिया है तो होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है. मल्टीफोल्ड की पॉसिबिलिटीज बनती हैं. एक्सपोजर नीड टू बी मैनेज वाइजली. अच्छा, तभी आप पूछ रही थी इनसे पैसा कितना है, कि इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगाना है. यस, क्योंकि देखिए जैसे टेंको इंडस्ट्रीज का मैं बार बार नाम ले रही हूँ, मुझे जहां पर भी ऐसे याद आ रहा है, वो स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि वो 2x ऐसे ही हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा. अभी तो वैसे हाल फिलहाल मैंने उसको देखा नहीं, बट आई एम श्योर कि मतलब 2-3 हफ्ते से तो देखा नहीं है मैंने टेंको को, बट कहीं ना कहीं वो आईपीओ प्राइस से बढ़िया ही कर रहा होगा. मतलब वो एक अच्छा कैंडिडेट है इन्वेस्टमेंट वाला. यस, तो अगर आपको कुछ अच्छे स्टॉक रखने हैं तो ऐसे ढूंढो जिसमें अभी और भी चीजें हैं, बट कुछ स्टॉक को आप कैटेगराइज करो. बिजनेस पे पैसा लगा रहे हो आप, बिजनेस के साथ फिर मैनेजमेंट को देखते हो, बहुत सारी चीजें रहती है. तो E2E वाला जो स्टॉक है चलेगा, बट वॉलेटाइल है, तो उसके हिसाब से अपना प्लानिंग ऐसे करो कि वर्स्ट केस सिनेरियो हमेशा जिंदगी में, मैं तो ये थंब रूल मैं कोशिश करती हूँ संदीप जी, ये मेरी पर्सनल लाइफ का ये है कि अगर सब कुछ खराब हो गया तो क्या मैं सरवाइव कर सकती हूँ. मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो को एनालाइज करो और उस कंडीशन में मेरा क्या, हाउ विल आई काउंटर इट. अगर इसका जवाब आपके पास है, टेक रिस्क. ठीक है, ओके, परफेक्ट है. अच्छा, आपको बता दूं, और टेनोको क्लीन एयर की आप बात कर रही हैं, 397 रुपये का इशू प्राइस था और शेयर 600 रुपये के आसपास चला. मुझे याद है आप हमारे साथ थी जिस दिन लिस्टिंग हो रही थी. आज भी एक लिस्टिंग होनी है. आपने लिस्टिंग के टाइम पे कहा था कि अगर आप 1 साल का समय देते हैं, ये स्टॉक 2 गुना हो सकता है, डबल हो सकता है. 50% के रिटर्न तो ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि 397 रुपये का इसका प्राइस था. इसको 6 महीना कर दीजिए, दिख जाएगा कि स्टॉक कैसे मूव करता हुआ दिखा है. लोअर लेवल से कैसे देखिए 50% के रिटर्न बने अगर आपने आईपीओ में भी पैसा लगाया है तो. ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ मैम. एलटी फूड्स देखिए एक बार. एलटी फूड्स में अजय देव पांडे जी का सवाल है, कह रहे हैं कि एलटी फूड्स मैंने 421 रुपये के रेट पर ले रखे हैं, क्या करना चाहिए? ज़्यादा दूर नहीं है इनके भाव से. अभी कल खबर भी आई थी कि इनके जो सोयाबीन एक्सपोर्ट्स होते हैं इनकी इनकी सब्सिडरी की ओर से, उसमें कुछ ड्यूटीज़ कम की गई हैं यूएस की ओर से. 163 करोड़ रुपये से इनकी लाइबिलिटीज़ कम हो जाएंगी. स्टॉक मूव किया नहीं है मैम, ना कल मूव किया ना आज कर रहा है, बल्कि 2% नीचे ही है. इन्होंने 421 पे लिया, आई थिंक किसी खबर के चलते ही लिया इन्होंने देखकर. अभी सोयाबीन और कॉटन ऐसे सेक्टर, ऐसे क्रॉप्स हैं जिसको लेकर के गवर्नमेंट ने बोला है कि इनको हम बचाएंगे. अगर कोई भी ट्रेड डील होती भी है अराउंड द एग्रो सेक्टर इंडस्ट्री, तो हम कॉटन को और हमारी जो सोयाबीन है ऑयल, उसको बचाने की कोशिश करेंगे. तो ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट की साइड से है. अभी बस देखना इतना है कि ये बस ये स्टेटमेंट है. अब इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, बिकॉज व्हेन द पॉलिसी मेकर्स, व्हेन द रूलिंग पार्टीज, गवर्नमेंट से, जब आपके पापा बोल रहे हैं कि बेटा मैं कर लूंगा, डोंट वरी, तो आपको बीइंग अ चाइल्ड आपको उसको विश्वास करना ही होता है, एज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. अदरवाइज रेबल बन के कोई फायदा होता नहीं है. सो दिस इज द केस कि यहाँ पर होपफुली दे गेट सक्सीड इन दिस नेगोशिएशंस में कि हमारी कॉटन एंड हमारी ये जो सोयाबीन इंडस्ट्री है इसको बचा लिया जाए. अब देखने की बात ये है, अब ये बात मैंने इसलिए एक्सप्लेन की है क्योंकि ये कंपनीज जो हैं जितनी भी, ये तो एक हो गई, बाकी जितनी भी कंपनीज हो गई हैं जो इस पर्टिकुलर निश में प्रोसेसिंग करती हूँ या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हूँ या फिर जिनका बिजनेस ही इसी इको चेन से जुड़ा हुआ है, सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है, तो उन सब कंपनीज को आप एक बार ध्यान से थोड़ा क्लोजली लेंस जूम करके जरूर देखना. लिस्ट मेरे पास अभी नहीं है, मैं थोड़ा डीप डाइव कर रही हूँ कि कौन सी कंपनीज में डायरेक्टली इंपैक्ट होगा. सो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट. तो आप एक आउटर क्योंकि मैं इस रिसर्च के अराउंड अभी काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये इंसाइट आपको दिए. टू बी स्पेसिफिक, एलटी फूड्स, आपके पास में पेशेंस होना चाहिए. अभी 400 के पास में, 420 के लगभग आपकी बाइंग है. यू शुड बी वेरी पेशेंट टू चेक दिस स्टॉक वेदर इज क्लोजिंग बिलो 370 और सस्टेनिंग एट देयर. क्योंकि अगर 370 के नीचे क्लोज करके जाता है तो वापस से 320 का भाव आएगा और वहां पर एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली लोग ढूंढ सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ इट्स अ वेट एंड वॉच. यहाँ पर मजबूत इरादे वाला जो अपट्रेंड बनेगा वो बनेगा आपको 415 के ऊपर, एंड एज ऑफ नाउ जो ये है 400 पर है. तो 2-3 दिन के अंदर 415 के ऊपर अगर ये क्लोज कर दे तो ये स्टॉक में आप बने रह सकते हो, और अगर 370 के नीचे क्लोज कर दे देन नो नीड टू वेट फॉर द लोअर साइड, एग्जिट करिएगा. ठीक है, 370 में एक और ब्रेक हो गया.
इसके नीचे चला जाए तो आपको इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। अभी ये वेट एंड वॉच है आपके लिए। KRN हीट एक्सचेंजर्स को लेकर दिलीप कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि इस पर बताएं, आज न्यूज़ आई है, न्यूज़ बताएं कुछ। और 900 की बाइंग है मेरी, 1000 रुपये के आसपास ये है। कल इसने अपना 52 वीक हाई भी टच किया था। 1 साल का व्यू चाहिए इनको मैम। जहाँ तक खबर की बात है तो खबर एज सच मुझे तो कुछ भी नहीं दिखी है। ये ज़रूर है कि कल परसों में जो मूव इतना शार्प आया था उसके बाद सेबी की ओर से, एक्सचेंजेस की ओर से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा गया था कि इस प्राइस मूवमेंट के पीछे कोई रीज़न तो नहीं है, कोई आपकी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो आपके पास नहीं है। तो अब कंपनी ने कहा है कि हम पूरी तरह से कंप्लायंट है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पेंडिंग नहीं है जिसका हमने डिस्क्लोजर नहीं किया है। तो उस हिसाब से कोई न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ मूवमेंट बहुत शार्प है मैम, और इनका 100 रुपये के आसपास का पैसा बन रहा है। लॉन्ग टर्म का व्यू है, बने रहें या मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? उतना अग्रेसिवली प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत नहीं है। फिर भी जो आया वो मेरा, जो दिख रहा है वो किसी और का। तो दैट्स दी अगर आप इस चीज को प्रॉफिट के तौर पर समझें तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना यहाँ पर थोड़ी हल्की पोजीशन जरूर कर सकते हैं। रीजन ये है, मैं पहले KRN हीट एक्सचेंजर पर एक डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ। ये हमने अपने मेंबर्स को फरवरी में रिकमेंड किया है, स्टार्टिंग ऑफ द फेब, इसी मंथ में आई मीन। और ये हमारी पोजीशंस में उनको रिकमेंडेशन लगभग 820 के आसपास दिया गया है। हालांकि मुझे, जहां तक मुझे याद आ रहा है संदीप जी, KRN का नाम आपके शोज में भी आया है अभी फरवरी इस मंथ में भी। तो अभी किस भाव पर आया वो मैं कैच नहीं कर पा रही, वो याद नहीं आ रहा है। बट यस, इन द मंथ ऑफ जैन और इन द मंथ ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द फेब, ये दूसरी बार है, ये थर्ड टाइम है जहां पर KRN का नाम आपके शोज में भी आया है। एंड आई वाज बुलिश ऑन दिस। लेवल जो दिए थे 1000 और 1200, मुझे याद भी है कि 900 के आसपास का पहला, 1000 दूसरा, और 1200 बहुत 1 साल के टारगेट दिए थे। तो 2 टारगेट आपको विद इन अ मंथ मिल रहे हैं, 1.5 महीने के दायरे पर मिल रहे हैं। बुक इट इफ यू वांट, क्योंकि आपकी 900 की बाइंग है। मेरा सजेशन आपके लिए, आपकी बाइंग, क्योंकि मुझे पता है कि आपने 900 बता दिया है, तो आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि 60% बुक कर लीजिए और बचा हुआ 40% को 1200 के लिए होल्ड करिए। 1 साल का समय मुझे नहीं लगता लगेगा यहाँ से 1200 के लिए। बट यस, क्या पुल बैक की एक्सपेक्टेशन नहीं है? है। तो उस पुल बैक में जो आज आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ना, उसको दोबारा री इंट्रोड्यूस इसी प्राइस पर आप कर सकते हैं, इसी स्टॉक में। और प्राइस आप ध्यान में रखें कि जो प्रॉफिट आप बुक करेंगे लगभग 870-900 की रेंज में, उसको दोबारा आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो किसी को अगर फ्रेश बाय भी करना है, दे नीड टू ऑब्जर्व 870 टू 900 रेंज, अभी 1000 के पास में। तो एग्रेशन में कुछ भी महंगा मत खरीदो, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ये अच्छा है, लेकिन सस्ता खरीदने की कोशिश करिए। हमने सस्ता खरीदा था और आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि 1200 तक ये जा सकता है। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर जब आप खरीदारी कर रहे हैं तो 700 रुपए का मेंटेन करना होगा। लेकिन मेरी, क्योंकि टारगेट बड़े हैं, कुछ लोग सोच करके डरते हैं कि अरे 150 रुपए का टारगेट और स्टॉप लॉस है, बट योर टारगेट इज ऑल्सो लाइक 300 पॉइंट्स सिंस वंस योर बाइंग गेट्स ट्रिगर। तो 1200 रुपए का भी टारगेट है, होल्ड करके रख सकते हैं। 60-40% क्वांटिटी, फ्रेश बाय 870 से 900 के भाव में। अच्छा, निफ्टी के लिए अपडेट ये है कि निफ्टी ने सक्सेसफुल उस रेंज के नीचे चल रहा है। तो अब अगर आपको निफ्टी 25,420 या 30 के पास मिले, सेल ऑन राइज का ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं, जिसमें 25,500 का स्टॉप लॉस रखिएगा। एंड डाउन साइड में आप 25,350 और 25,300 के टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे इंट्राडे में। 25,350 और 25,320 वही लेवल ना जो आपने पहले बोले थे, 25,420 के आसपास। हाँ जी, ऊपर में अगर आता है तो सेल ऑन राइज करना है। यस, ट्रेंड डिसाइड है हमको, नीचे की तरफ के यानी बेयरिश ट्रेड ढूंढने हैं, लेकिन थोड़े से अच्छे प्राइस पर। संदीप जी, 1 मिनट। हाँ हाँ, प्लीज़ टेक योर टाइम, कोई ऐसी बात नहीं है। इस बीच में आपको बता दूं कि नबाका मालबोरा, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने नाम गलत लिया, क्योंकि ऐसे जोड़ा हुआ नाम आता है तो समझ नहीं आते कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नेम ख़त्म हुआ, कहाँ पे सरनेम शुरू हुआ। तो ये हमारी VIP मेंबर के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका। इस बीच कुछ और अगर आप शेयरों की बात करें जहाँ पे सवाल आ रहे हैं हमारे पास, उसमें दिलीप कुमार जी का जो KRN के लेकर सवाल आया, उसके बाद नितेश सरंगी जी का सवाल है, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है। ये कह रहे हैं कि अम्बाला मैम प्लीज़ गाइड ऑन फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई 232 रुपये के रेट पर इनके पास है और जमुना ऑटो 124 रुपये पर लिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें अभी भी होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए दोनों स्टॉक से। फर्स्ट क्राई मैंने आप लोगों को उसी दिन बताया था, ग्रीन कैंडल बनी है, उसी के नीचे बस अपना स्टॉप लॉस रखिए। और दोबारा जब ये थोड़ा चल गया तो मैंने कॉस्ट के ऊपर, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने कॉस्ट के ऊपर आप लोगों को ट्रेलिंग सजेस्ट कर दी थी। बट स्टिल इफ यू मिस दैट, तो एक बार दोबारा अगर आपके पास में वो ऑलरेडी है, आप नहीं निकले, वट एवर द केस, यू आर नॉट इन लॉस, अभी भी आप लॉस में नहीं हो। और मैं ये नहीं चाहती कि आप लॉस लो, बट
the price saying try to hold for a little couple of days, हफ्ते 10 दिन होल्ड करिए। स्टॉप लॉस फिर भी इस बार आप अपने स्टॉप लॉस को मतलब रखिएगा, मतलब दोबारा पूछेंगे तो फिर मैं आपका नाम याद रखूंगी और आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगी, तो मजाक है। लेकिन ध्यान में रखें कि 200 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करिए, 217 पर है। यहाँ पर आप कम से कम 235 रुपए का पहला टारगेट और दूसरा आप लगभग 255 रुपए या 60 रुपए कह सकते हैं, हम 260 का दूसरा टारगेट आप एक्सपेक्ट करिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस 200 रुपए का है। सो क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ सकता है कि जो 210 215 पे खरीदने वाले तो यहाँ पर ठीक है, उनको जवाब मिल गया, तो क्या फ्रेश बाय आज कर सकते हैं? हाँ, स्टॉप लॉस आपको 200 पर ही मेंटेन करना है, 17 रुपए का आपका लॉस होगा पर शेयर और 235 से 260 के आसपास के आपके टारगेट है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये हो गई बात इन दोनों शेयरों की। इसके अलावा संदीप जी, हाँ जी मैं टाटा मोटर्स के दोनों शेयर जब डीमर्ज हुए थे, मुझे एक कन्वर्सेशन याद आया है और आज दोनों ही स्टॉक उस भाव पर हैं जहां पर मुझे ये बात बोलनी चाहिए फॉर द इन्वेस्टर्स जो चीजों को मिस कर देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं हमने मिस कर दिया। आपको जब भी आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगा रहे हो, ट्राई टू ऑब्जर्व कि क्या ये कंपनी मर तो नहीं जाएगी, सरवाइव नहीं करने के सवाल है। मर कितनी चलेगी, कितनी बढ़ेगी, ये नहीं ढूंढना है, कंपनी मर तो नहीं जाएगी जब तक मैं अपने पैसे को होल्ड करने का नजरिया बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 साल किसी कंपनी में पैसा लगाने के बारे में सोच रही हूँ, तो इस 2 साल के अंदर उस कंपनी के जिंदा रहने के चांसेस कितने हैं? फर्स्ट चेक शुड बी दिस। ये बहुत ही सोच समझ के होता है। फिर जब टाटा मोटर्स और जब ये आपको जवाब आपका हाँ है, तब आपको उसके फाइनेंशियल्स एंड सो मेनी अदर थिंग आपको देखनी है। तो जब टाटा मोटर्स का डीमर्जर आया था ना, both the stocks was like 350 to 300 से 300-350 की रेंज में थे डीमर्ज होने के बाद। आई वॉज द वन, मैं फिर से इस बात को इसलिए बोल रही हूँ जिसमें मैंने आपको उस दिन भी बोला था और पूरे महीने उस चीज को लेकर के बात हुई थी अलग अलग टाइम पर, कि ये स्टॉक वापस से आपको उसी प्राइस पर, मतलब ये आपको 600 और 700 की रेंज में बहुत जल्द डाउन द लाइन, मोस्टली 1-2 साल के अंदर ये अपने उन्हीं लेवल्स को रिक्लेम कर लेंगे। एंड टुडे आज जब ये वापस मैं ये याद दिला रही हूँ, तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल 350-400 की 350-300 की रेंज से वो स्टॉक अभी 500 के आसपास का आ चुका है। सिमिलरली टाटा मोटर्स पर्सनल व्हीकल वो 350 के भाव से आज लगभग 380 के आसपास आ चुका है। सो ट्राई टू जहां मौका मिले वैल्यू इन्वेस्टमेंट का गुड कंपनीज में, जो कंपनीज जिंदा रह सकती हैं उसमें पैसा लगाइए। ये बात मैंने दोबारा सिर्फ इसलिए बोली है कि निफ्टी की जो वीकनेस है, मिड कैप्स इंडेक्स में जो वीकनेस है, आईटी सेक्टर की जो वीकनेस है, आपके लिए आपदा में जो अपॉर्चुनिटीज है उनको लाएगी। यू गॉट टू बी कीन, वेरी कीन, एंड थोड़ा सा बस इस फंडामेंटल एक जो सबसे बड़ा एक होता है ना कि तुम अगर ग्रेजुएट हो तो उसके बाद बाकी चीजें देखी जाएंगी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कितनी है, तो पहले ये लेंस से चीजें देखो। और जो कंपनीज आपको लग रही है कि अगले 2 साल में वो कंपनी जिंदा रहेंगी, उन कंपनीज के फिर फाइनेंशियल्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह देख के आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ये अच्छा समय है फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं पीहू शॉर्ट्स के नाम से, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, अब तो मेंबर हैं, अब तो सवाल ले लीजिए। अरे मैडम, नारी शक्ति को सलाम है मैडम, घर पे भी सुनिए और यहाँ पे देखिए मैम, यहाँ पे भी सुनना पड़ता है। आप थोड़ी देर पहले किसी से कह रही थी कितना पैसा है, मैं कह रहा हूँ सर हमारे जीवन में क्या है, घर पे भी सुनिए, यहाँ पर भी सुनिए। कह रही है मेंबर है, सवाल ले लीजिए। मैडम सवाल तो पोस्ट कर दीजिए, तभी तो सवाल ले पाऊंगा। आपने अपनी फायरिंग तो कर ली, अब सवाल ले लीजिए। कहाँ से सवाल लूँ? सवाल लिखेंगी तो ही मैं सवाल ले पाऊंगा ना। खैर ठीक है, आप सवाल भेजेंगी तो मैं आपका सवाल ले लूँगा। एक सुपर चैट के जरिए सवाल आया है मोहम्मद आरिफ जी का, कह रहे हैं कि मैम माई पोर्टफोलियो हैव, अरे आपका जवाब आ गया मैम, देखिए आप कहती थी कितना पैसा है आपके पास, उन्होंने सुपर चैट के जरिए अपना सवाल भेज दिया ताकि पता चल जाए कि कितना पैसा है। कह रहे हैं माई पोर्टफोलियो हैव 4.9 लाख 22 स्टॉक्स। और अंशुल सर टेक्निकल ई, हाँ 22 स्टॉक्स हैं इनके पास, ये कह रहे हैं। मेरे पास थोड़ा समय कम है, मुझे प्राइमरी मार्केट की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन इन्होंने थोड़ा जवाब दिया है, मज़ेदार है। कह रहे हैं कि 22 स्टॉक्स मेरे पास है। अंशुल सर टेक्निकल E2E नेटवर्क बुलिश फंडामेंटल पूछना था, एंड आई हैव 2 to 5 लाख मोर मनी ओनली फॉर ट्रेडिंग। तो E2E तो इन्होंने पूछ लिया, कह रहे हैं कि 2 से 5 लाख और है, 5 लाख लगा हुआ है, 2 से 5 लाख और है इनके पास लगाने के लिए। मतलब ये इसी स्टॉक के लिए आपने रखा है अलग, या टोटल आपका ये कैपिटल साइज है? सो आई एम एज्यूमिंग ये बोथ द केस है। अगर आपने इसके लिए ही रखा है और आपको इसमें एवरेजिंग करनी है
करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका ये पोर्टफोलियो वेटेज का 5% से ज्यादा है, डोंट डेयर, ये गलत डिसीजन हो सकता है। कुछ अच्छे थोड़े स्टेबल, देखिए बचने की भी कोशिश करनी है ग्रोथ के साथ साथ। ऐसी ग्रोथ का क्या फायदा जो रास्ते में हमको मार डाले, है ना? हमको जाना है पार, लेकिन बचते हुए, क्योंकि उस जब वो अचीवमेंट होगी आपकी, उसको एंजॉय भी करना है। So for that, risk management is very important. पोर्टफोलियो का साइजिंग देखो, इफ इट इज मोर देन 5%, उस उसको देखो थोड़ा, फिर उसको संभल के करिए। 5% से ज्यादा लायक नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जब ये 2x होगा तो आपके पोर्टफोलियो में बढ़िया आपको ये 25% की अपने लेवल पर ये कर देगा उतना। सो डोंट बी इन दिस स्टॉक फॉर मोर देन 5%। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को आप पूछ सकते हैं। मैं स्टॉक के नेचर के हिसाब से वेटेज डिसाइड करती हूँ। एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई कह धन चेत्री के नाम से हमारे दर्शक कह रहे हैं यस बैंक 10 साल में कहाँ पहुंचेगा। मैं आता हूं मैम इस सवाल के ऊपर, लेकिन मेरे लिए ना प्राइमरी मार्केट का एक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े मजेदार सवाल आ रहे हैं आज आप भी आज कुछ मजेदार कुछ डायलॉग्स बोल रही हैं। आई डोंट नो, आप स्पिरिचुअली थोड़ी उत्साहित हैं कि काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है आपके घर पे, लेकिन कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। पीहू जी ने दिन बना दिया, कह रही हैं अब तो सवाल ले लीजिए, प्राइम मेंबर भी बन गई मैं तो। हॉट स्टॉक्स को यहीं पे रोकते हैं और प्राइमरी मार्केट की ओर बढ़ते हैं। वाह, क्या आईपीओ है। प्राइमरी मार्केट में मैम आज एक लिस्टिंग होने वाली है गॉडियम आईवीएफ। इसको पहले जरा आप देखिए, ग्रे मार्केट में ऐसा इंडिकेशन था कि ये 2 रुपये के नेगेटिव प्रीमियम पर, यानी कि 2 रुपये नीचे 77 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। कल तक तो ये 75 रुपये था, यानी कि 79 रुपये वाला 75 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। हालांकि रिस्पांस ठीक ठाक मिला था, स्पेशली एनआईआई कैटेगरी जो कि केवल लिस्टिंग गेन के लिए ही आते हैं, तो उन्होंने कमाल कर दिया है। यहाँ पर 79 रुपये वाला ये शेयर 83 रुपये पर लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है। एनएसई पर इसका एक बार ना भाव दिखा दीजिए। 7.25% बढ़ा था। क्यूआईपी केवल 2.25 गुना, रिटेल का 7.5 गुना भरा था। लेकिन एचएनआई कैटेगरी जिसे हम पहले मानते थे, अब एनआईआई कैटेगरी होगी, वो 14 गुना से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आया था। और देखिए 5% ऊपर खुलने की तैयारी में है। गॉडियम आईवीएफ मैम आप कह रही थी कि लिस्टिंग गेन पर हो सकता है कि आपको पैसा बने, लंबा भी आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं अगर 10% से ज़्यादा प्रीमियम के साथ लिस्टिंग नहीं होती है। तो सारी कंडीशंस मेट हो रही हैं, लिस्टिंग भी हो रही है, लिस्टिंग भी गेंस के साथ हो रही है, 10% से ज़्यादा भी नहीं हो रही, तो फिर लिस्टिंग गेन लेकर निकलना चाहिए या फिर लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहिए? नहीं, लिस्टिंग गेन के लिए लंबी अवधि के लिए बने रहने की सलाह है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन रियली होल्ड। तो आप फ्लक्चुएशन प्राइस की आपको अपना लॉस यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। प्राइस बैंड 79 था, अपर बैंड आई थिंक, तो वहां से 10% का लॉस आपको 7 रुपए 72 रुपए एक पर अपना स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको बाकी एक नॉर्मल एक थंब रूल रखिए कि आईपीओ 10% से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा या लूंगी, इतना ध्यान में रखेंगे तो हर आईपीओ की जो पोटेंशियल है, जो आपको मिला या नहीं मिला, उसकी बेटर साइड भी आपको हमेशा मिलने के चांसेस बनेंगे। सो वर्स्ट में आपको पता है कि आप निकल जाएंगे, और बेटर में आपको पता है कि फिर वो 10% ऊपर जाएगा कि 50, किसी को नहीं पता है ना। बाकी कितने दिन में जाएगा समटाइम्स पता होता है, लेकिन कितने दिन में जाएगा वो किसी को नहीं पता है। तो आप इसको फिलहाल 10% के लॉस पर, यानी 71 मैक्सिमम क्लोजिंग बेस पर स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये भी होगा कि सेकेंडरी मार्केट में खरीद ले तो स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम। आईपीओ प्राइस बैंड पर ही मेरा स्टॉप लॉस रहता है, तो मेरा 71 रुपी का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। आप उसको लगा करके चाहे तो आप खरीदारी कर सकते हैं। इफ इट इज गिविंग यू लिस्टिंग लेस देन 10%, तो आपका रिस्क बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, तो एक्सपोजर कम कर लीजिए। मतलब अभी लिस्टिंग गेन बुक नहीं करना है, बल्कि लंबी अवधि के लिए चाहें तो अभी खरीद भी सकते हैं और आप होल्ड कीजिए 71 रुपीज़ का मैक्सिमम क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर। यस। ओके, तो अच्छी लिस्टिंग होने की तैयारी है। जैसा इंडिकेट हो भी रहा है आपको, प्री ओपन में जो भाव सेटल हुआ वो 83 रुपये का हुआ। ये 79 रुपये का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था। मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई थी हमारी, उन्होंने अपने एक्सपेंशन प्लान्स भी बताए थे। तो काफ़ी कुछ फ्लक्चुएट हुआ भी इन बिटवीन कि ये नेगेटिव में भी चला गया था। कल भी यही इंडिकेशन था कि नेगेटिव लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन आप देखिए उसके विपरीत 5% के गेन के साथ ये 83 रुपये पर आप एनएसई पर देखेंगे ना तो लिस्ट होता हुआ दिखा है। तो 83 रुपये का आज प्राइस छूने के बाद इसने 87 रुपये 15 पैसे का लेवल भी दिखाया। आप देखिए 10% के आसपास के गेंस इसमें ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। तो जहां खुला था वहां से भी 5% ऊपर और इशू प्राइस है 10% के गेन के साथ। अभी आप देखिए इसको रिफ्रेश कीजिए, 87 रुपये 15 पैसे का दाम दिख रहा है। मैम वो 10% का लेवल भी आ गया जो आप कह रही थी।
बस थंब रूल 71 के नीचे रखना नहीं है। एंड डोंट ट्रैक द जीएमपी ऑलवेज। जीएमपी मतलब जीएमपी कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। आप जब बिजनेस में, ये धंधे में, मतलब बिजनेस में, आप किसी व्यापार में, धंधे में, आपको जो टर्मिनोलॉजी आपको आपकी भाषा में समझ में आती है, व्हेन यू आर पुटिंग मनी, तो आपको ये देखना है कि वो बिजनेस कैसा है, एक्सपेंडेबल है, ठीक है, सस्ता है। मतलब ये 4-5 पैरामीटर्स है। मैं जब भी आईपीओ को रिव्यू करती हूँ तो मैं कोशिश भी करती हूँ कि ये चीजें मैं बताऊं कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको आईपीओ को एनालाइज करना है। तो मेरे हिसाब से ये एक्सपेंडेबल बिजनेस है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, कंसर्निंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे मार्जिन्स आप हाई चार्ज कर सकते हो, और ये सारे एडवांटेज है इस बिजनेस में, तो रखने लायक है। ठीक है, ओके। इस बीच आपको बता दूं, इसको रिफ्रेश कीजिए, हाई लेवल पे टिक नहीं पा रहा मैम, 87 रुपये 15 पैसे पर पहुंच गया ये। ऊपरी स्तरों से देखिए कैसे गिरावट आई है इसमें। 80 रुपये 25 पैसे का लेवल है, अभी भी गेंस हैं 1.5% के आसपास के इशू प्राइस के मुकाबले। 84 रुपये का लेवल अभी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, लेकिन हाई लेवल्स पे कुछ प्रेशर बन रहा है। तो ये ना थोड़ी सी मन में आपके दुविधा पैदा कर देती है, या फिर थोड़ा सा चिंता पैदा कर देती है कि ऊपर 87 रुपये पर गया, मैंने बुक क्यों नहीं किया, अब जो भाव मिल रहा है लेकर निकल जाऊँ क्या? देखो, लॉस डिफाइन करो। आपका लॉस कितना है? मैंने 71 रुपए का स्टॉप लॉस दिया है। अगर आप इसमें 10% से ज्यादा की गेन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो आपको 10% इसको देना भी पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसके नाम पर, ताकि ये आपके पोर्टफोलियो में रह के 100 रुपए का भी हो, 120 रुपए का भी हो। सो बी क्लियर। अगर आप ऐसे चंचल बिहेवियर नहीं चलता। हमें पैसा लगा रहे हैं तो एक बिजनेस माइंड की तरह ही सोचना पड़ेगा। आई नो इट्स अ वेरी टफ डिसीजन। और फिर से वही बात, जो आया है वही मेरा है, जो नहीं आया है यानी जो बुक नहीं किया वो किसी और का है। तो आपका सिचुएशन क्या है, आप उसके हिसाब से एनालाइज करो। योर रिस्क इज डिफाइंड एट 71। आप वहां पर अपना स्टॉप लॉस रखिए, और बाकी आप इसमें 90 रुपए, 110, 120 ये भाव के लिए वेट कर सकते हो। मैं ये भी नहीं बोल रही कि पूरा साल भर लगेगा, जल्दी आ सकता है। मतलब बेसिकली ये उन्हीं के लिए है जो 71 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, चाहे उन्होंने आईपीओ में लिया है, चाहे वो अभी खरीदें। अगर 71 रुपये का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस डिफाइंड है, लॉस डिफाइंड है आपका, 71 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, आपके लिए ये आईपीओ है। वरना फिर आपकी मर्जी है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। देखिए लोअर लेवल से फिर से खरीदारी हो रही है, अभी भी 84 रुपये के आसपास का प्राइस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। चलिए, ये लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग पे आपको क्या करना है, ये रणनीति भी आपने समझ ली। अब ज़रा एक आईपीओ सर मैम, जो कि आज आखिरी दिन है, ओमनीटेक इंजीनियरिंग, पहले भी हमने बातचीत की है, दूसरे दिन तक आप देखेंगे ना महज 13% ही ये आईपीओ भरा है। तो इसमें फ्रेश इशू भी है, ओएफएस का पार्ट भी है। 5 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट में प्रीमियम है, 232 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। बिजनेस वाइज आप कहते हैं कि जीएमपी ना देखें, बिजनेस वाइज पोटेंशियल है कि इसमें पैसा लगाएं। बाजार इंटरेस्टेड नहीं है, 2 दिन से तो कुछ ज़्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं है। देखिए, इंडस्ट्री में जब ये वापस से आईपीएस, पहली बात, एक पहली लाइन, इसमें पैसा वो लोग लगाए जिनको सेकेंडरी मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज है उनको एनकैश करने में तकलीफ होती है। यानी जैसे वॉलचंद नगर, डेटा पैटर्न्स, इस तरह के स्टॉक्स, या फिर तेजस नेटवर्क, आप उनको डर लगता है, यानी बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटीज या फिर मोमेंटम कैच करने में आपको थोड़ा सा यू आर कंसर्न, यू आर रिस्ट्रिक्टेड, रेजिस्ट होते हो। तो अगर वो वाली बात है तो ठीक है, आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। बट I want to make a very clear statement here again about this. This company has a intrinsic value, जो कि ग्रोथ आपको जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी, ये जो टैंकर्स बनते हैं ना, ये बड़े इंडस्ट्री लेवल पर, मेरे घर में तो मैं टैंकर यूज नहीं करती, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जब ये टैंकर्स लगेंगे तब जाकर के इसका बिजनेस बढ़ेगा। सो दिस इज इंडीड कनेक्टेड टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सपेंशन। सिंपल, अब अलग अलग इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो वो एडवांटेज इनका है कि ये बड़े क्लाइंटेल को हैंडल कर सकते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी है इनके बिजनेस क्लाइंटेल्स में। तो ये चीज को आप समझिए कि, और फोकस्ड है ना, आप समझ ही रहे हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का फोकस है, वी वांट टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब, मेक इन इंडिया, तो उस चीज को लेकर के इसका फ्यूचर बढ़िया है। क्या कंपटीशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर अभी भी बढ़िया है। तो फिलहाल के लिए अगर आप इसको लेकर के रखने में इंटरेस्टेड हो, एंड यू आर एबल टू हैंडल 10% डिस्काउंट लिस्टिंग ऑल्सो, तो आप इसमें पैसा लगा लीजिए। मेरा थंब रूल यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि इसने प्राइस बैंड जो लाया है ना, ये प्राइस बैंड उतना अट्रैक्टिव नहीं है। ये अगर यही 150 रुपए के आसपास होता है, 215-30 की रेंज के अंदर है, 227, अगर यही 150 पर होता है, इट विल बी अ वेरी गुड सक्सेस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह का कंसर्न आएगा। इंडस्ट्री ठीक है, पैसा लगा सकते हो, बट ध्यान में रखिएगा कि अगर एनीवेज, आज ही सुन लीजिए, अगर 190 रुपए के नीचे जाता है, पोजीशन छोड़ दीजिएगा। एंड
जो पॉसिबल टारगेट्स है, कम से कम यहाँ पे 250 और 300 रुपए के टारगेट से पहले फिर निकलना मत। तो ये एक सिंपल स्टैंस है जो इसके लिए मेरा है। बिजनेस को लेकर के मैं बुलिश हूँ, इंडस्ट्री को लेकर के भी मैं बुलिश हूँ, बस थोड़ा सा प्राइस बैंड एक्सपेंसिव लगता है। डिस्काउंट लिस्टिंग इस 190 के नीचे मुझे नहीं लगता कि होगी एनीवेज, और वही हमारा स्टॉप लॉस रेंज भी होगा। टारगेट 250 से 300 के मिल जाएंगे दिसंबर 2026 तक। तो एप्लीकेशन करना चाहिए, लेकिन सोचे समझे तरीके से, बहुत भर भर के लॉस मत डिफाइंड होना खरीदो। चाहिए, मिल जाएगा, ये आईपीओ मिल जाएगा। लॉस डिफाइंड होना चाहिए आपका। ठीक है, परफेक्ट है, यस, और ओके। जब मैं बोल रही हूँ ये अच्छा, आईपीओ मिल जाएगा मतलब बहुत ज्यादा ओवर इसमें सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब की नहीं है। चांसेस कम लग रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। अच्छा, 2 लिस्टिंग्स ना सोमवार को होनी है, थोड़ा उसको पहले से अगर गौज करने की कोशिश करें, थोड़ा जल्दी बता दीजिएगा। श्रीराम ट्विस्टेक्स, इसकी लिस्टिंग यस, कैसी होगी? इसको रिस्पांस बहुत ही शानदार मिला। बहुत शानदार क्यों कह रहा हूँ? हाल फिलहाल के आईपीओ को देखते हुए 43 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ भरा, 4 गुना क्यूआईबी, एनआई का हिस्सा 220 गुना भरा है, 76 गुना रिटेल का हिस्सा भी भरा है। टाइमिंग की बात हर कोई कर रहा था कि टाइमिंग सही नहीं है इस आईपीओ की, स्पेशली जिस तरह का मैंने सिनेरियो भी चल रहा है ट्रेड डील को लेकर या टेक्सटाइल स्पेस को लेकर, लेकिन इतना बढ़िया उत्साह। और उसके विपरीत सबसे मजेदार बात कि इतना अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन ग्रे मार्केट में नेगेटिव है प्रीमियम 11 रुपए का। 104 रुपए वाला ये 93 रुपए पर लिस्ट हो सकता है। बड़ी कंफ्यूजन है इस आईपीओ को लेकर जब से ये आया है। क्या करें, कैसी लिस्टिंग हो सकती है? लिस्टिंग पॉजिटिव बन सकती है। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम को हमको उतना तवज्जो नहीं देना चाहिए। व्हाट एक्चुअली डिसाइड्स द प्रीमियम लिस्टिंग और डिस्काउंट लिस्टिंग, द सब्सक्रिप्शन डेटा। तो सब्सक्रिप्शन डेटा दिखा रहा है कि हमें तीनों लेग से, यानी तीनों क्यूआईबी, एचएनआई और आपका रिटेल, सभी से अच्छा रिस्पॉन्स आया, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ प्रीमियम लिस्टिंग। अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड आइडिया ये होगा कि अगर आपको प्रीमियम लिस्टिंग 15 से 20% की मिल जाए, उसी दिन प्रॉफिट को बुक करो और निकल जाइएगा, एंड लॉस 10% से ज्यादा मत लेना। तो प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो, एंड डे प्रीमियम लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी भी आपकी तैयार है पहले से। परफेक्ट है। एक क्लीनमैक्स एनवायरो की भी आप स्ट्रैटेजी बनवा दीजिए जरा। इसमें भी 11 रुपए का आ, यहाँ पे मैंने उसको शायद डिस अवॉइड लिस्ट में रखा था, मतलब उसको रहने देने वाली लिस्ट में था। उसके सब्स्टिट्यूट दिए थे इनफैक्ट, इरेडा वगैरह, हाँ 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 पीएफसी, हाँ हाँ। एनटीपीसी ग्रीन। तो तो लिस्टिंग पे, फिलहाल के लिए अगर आपको हाँ प्लीज प्लीज। फिर भी अगर आप उसको एप्लीकेशन आपको मिल जाती है और आप 2 साल का आपका नजरिया है नहीं, क्योंकि आईपीओ खरीद रहे हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट में भी तो कंपनी को खरीद सकते हैं। आईपीओ लोग अप्लाई ही इसीलिए करते हैं कि उनको गेन शॉर्ट टर्म में चाहिए। तो योर स्टैंस इज वेरी क्लियर। अगर इफ दिस इज द केस, तो आप प्रॉफिट जो भी मिल रहा है आपको 5-6% का लेके निकल जाइएगा। जब ये स्टॉक वापस से 700 650 पर आए, तब दोबारा एंट्री बना सकते हैं। लेकिन प्रीमियम लिस्टिंग के दिन, या लिस्टिंग डे एक्चुअली, प्रीमियम तो आई डोंट नो, लेकिन लिस्टिंग डे के दिन में जो मिले वो लेकर के निकलने की कोशिश ही करिए। ज्यादा से ज्यादा आपको रुकना भी है तो इंट्राडे क्लोजिंग बेस पर ही रुक सकते हैं, उससे ज्यादा का रिस्क नहीं लेना। फिर भी अपने रिस्क को 10% आईपीओ प्राइस बैंड से मत स्ट्रेच करिए, तभी आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट, आईपीओ एप्लीकेशन वाला जो आपका ये जो स्ट्रैटेजी है उसमें आप विन कर पाओगे। क्योंकि कुछ स्टॉक 10% चढ़ेंगे, कुछ 20, कुछ 50, लेकिन आप गिरने वाली कंडीशन में आपका 10% आप हर बार छोड़ रहे हो, सो यू विल बी सेफ। ठीक है, जैसी भी लिस्टिंग हो, लिस्टिंग पर आप निकलने की कोशिश कीजिए। और किसी भी लिस्टिंग पर, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाएं, 10% से ज़्यादा का डाउनसाइड या फिर लॉस, इससे ज़्यादा आप गुंजाइश मत रखिए। वैसा हो जाए तो आप किसी भी आईपीओ में से निकल जाइए। ठीक है, तो इसी के साथ प्राइमरी मार्केट से जुड़ा हुआ जो खास सेगमेंट है उसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है। बस एक सवाल मैम, आईआरसीटीसी इसका चार्ट आप देख लीजिए। रिंकू सचदेवा जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि सर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं आपका भी, मनी9 का भी, बहुत शुक्रिया आपका। इनका क्वेश्चन है मैम आईआरसीटीसी को लेकर, कह रहे हैं कि 5 दिनों से ये लगातार गिर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने स्टॉक रेकमेंड किया भी था, प्रॉफिटेबल कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? कह रहे हैं मेरे पास 750 रुपये के रेट पर 1500 शेयर हैं इसके, आपके कहने पर नहीं, इन्होंने पहले से ही ले रखे हैं। तो 2 साल का व्यू चाहिए इनको। फिलहाल निकल जाइए, क्योंकि आईआरएफसी का जो डिस्काउंट पे ओएफएस आया उसको उतना रिस्पांस नहीं मिला, तो सेंटिमेंट्स बस वहां से थोड़े से बदले हैं। एंड जब भी आप बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी को एनकैश करते हो, ये हमेशा ध्यान रखिए, एक बार स्टॉप लॉस कटा छोड़ दो, 2 बार कटा छोड़ दो, तीसरी बार कटने के चांसेस रहते ही नहीं है। और जब वो होता है, तो जब वो अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू होती है, तो आपके एक स्टॉप लॉस को वो फर्स्ट टारगेट पर ही रिजर्व दे करके जाता है, यानी प्रॉफिट में इजीली कन्वर्ट होता है। तो फिलहाल मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसको 615, 620 और 635 पर भी रेकमेंड किया है जब ब्रेकआउट था।
660 का टारगेट था, 650 तक ही जा पाया। इट्स कंप्लीटली फाइन। 600 रुपए का स्टॉप लॉस है, वो ट्रिगर्ड हो गया है, अगर आप उसमें है, मेरे लिए ट्रिगर्ड हो गया है और मैं भी फ्रेश एंट्री नहीं देख पा रही हूँ। सो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट लुकिंग एनी फॉर न्यू एंट्री। आपका नजरिया क्योंकि 2 साल का है, तो आपको याद रहना चाहिए आज ही कि 550 भी आ सकता है, तो वहां पर आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं। एंड वंस इट हिट्स दी 550 का रेंज, हो सकता है कि मैं वहां से इसमें न्यू बाइंग के लिए इसको ऑब्जर्व करना फिर से शुरू कर दूं। और अभी ये चल रहा है 585 पर। ठीक है, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया मैम आज आपका कीमती समय शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर राय दी है आपने, बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लेमर? संदीप जी, यस, देयर वर मेनी स्टॉक्स जहां जहां मुझे याद आया, जैसे तेजस या डेटा पैटर्न, अतुल ऑटो, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स के नाम थे जो हमने मेंबर्स के पास में रिकमेंड करके रखे हुए हैं समय समय पर। वैसे मनी 9 के मेंबर्स को भी रिकमेंडेशन दी है जहां पर पॉसिबल हुआ। तो स्टॉक कॉमन है और शफलिंग होती रहती है, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी आर देयर कि हमारे मेंबर्स जो हैं पेड कम्युनिटी, उनके या तो पोर्टफोलियो में या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में देयर वाज नॉन स्टॉक जो आज मैंने आप लोगों को रिकमेंडेशन के तौर पर दिया है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको समझते हुए काम कीजिए। इन सभी रिकमेंडेशन पर सभी जो भी आइडिया दिया है, मेरा कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू सो मच। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।